गुड मॉर्निंग प्रियंका। क्या बात है, आज लड़कों को प्रेजेंट करने वाला कोई नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट। विवेक आ गया है, ओके। एंड हिमांशु। ठीक है। ऑल राइट। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। मॉर्निंग तो हमारी गुड हो गई है। गुड मॉर्निंग हिमांशु। हम्म। तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफंड के बारे में। ठीक है। रिफंड क्या होता है? रिफंड मतलब आपने अगर कभी गवर्नमेंट को कुछ टैक्स दे रखा है तो आप उससे वो टैक्स वापस ले लेते हो, उसको क्या बोलते हैं? रिफंड इन लेमैन लैंग्वेज। ठीक है। बहुत सिंपल टॉपिक है, नॉट दैट डिफिकल्ट। और इसमें जो फॉर्मूलेज हैं वो थोड़े डिफिकल्ट हैं, वो याद रखने में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन हम लोग कभी फॉर्मूले रटते हैं नहीं, तो आपको फॉर्मूले वाइज उसको याद नहीं करना है। आपको कैसे याद करना है? लॉजिक वाइज उसको याद करना है। मॉर्निंग विपुल। तो इसीलिए हमारे लिए वो डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि हमें फॉर्मूले रटना ही नहीं है। ठीक है। हमें सिर्फ वो, मतलब इसके लिए भी मैंने प्रॉपर चार्ट बनाया है, तो आपको सिर्फ वो चार्ट थोड़ा ध्यान रखना है, आपको याद रहेगा वो चार्ट। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। मॉर्निंग नेहा, वेरी गुड मॉर्निंग। हम्म। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो रिफंड आपको मिलता है, ठीक है, ये आपका चार्ट है। ठीक है। ये मैं आपको अगेन व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, इसमें पूरा आपका रिफंड चैप्टर कवर्ड रहेगा। ठीक है। आपको बट मैं ये कल भेजूंगा। कल पूरा रिफंड, मतलब कल रिफंड भी खत्म हो जाएगा पूरा, दोनों पार्ट, उसके बाद मैं आपको ये भेज दूंगा। ठीक है। अब रिफंड जो है, रिफंड आपको हर बार नहीं मिलेगा। आपको कुछ स्पेसिफिक इंस्टेंसेस गवर्नमेंट ने बता रखी है, उसी केस में आपको रिफंड गवर्नमेंट देगी। ठीक है। अब वो इंस्टेंसेस क्या क्या है? ठीक है। तो कुछ, अब इसको मैंने बाइफरकेट कर रखा है, क्लासिफाई कर रखा है इन 4 कैटेगरीज। फर्स्ट है रिलेटेड टू आउटपुट, मतलब आउटपुट पे आपने कभी जो टैक्स पे किया है उसका रिफंड। अब आउटपुट पे आप टैक्स पे करोगे, उसका रिफंड कब मिलेगा? रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? आप हो एक एक्सपोर्टर, ठीक है। अब आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो या सर्विसेज भी एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आपके पास क्या ऑप्शन है? जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तब आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप पे टैक्स एंड क्लेम रिफंड, या तो आप टैक्स पे करोगे और रिफंड क्लेम कर लोगे। इसको मैं थोड़ा शिफ्ट कर देता हूं। ठीक है। या तो आप टैक्स पे करो और उसका रिफंड ले लो, या फिर दूसरा आप क्या कर सकते हो, या फिर दूसरा आप क्या कर सकते हो, अपफ्रंट सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है। तो आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है। या तो आप टैक्स पे करके उसका रिफंड ले लो। ये आउटपुट की बात कर, जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उस पर आईजीएसटी लगेगा। जितना आपका रेट है 100 प्लस 18, तो आपने 18 रुपीज ये क्या करा, ये गवर्नमेंट को पहले तो टैक्स पे कर दिया। अच्छा, ये गवर्नमेंट ने ऐसा करा क्योंकि पहले टैक्स पे करो फिर रिफंड करो? क्योंकि आप इनवॉइस कब बनाओगे? जैसे ही आपने गुड्स अपनी फैक्ट्री से डिस्पैच करे, आपने इनवॉइस बना दिया। ठीक है। और आपकी टैक्स की लाइबिलिटी भी, टाइम ऑफ सप्लाई भी उसी टाइम आ गया। ठीक है। बट जरूरी नहीं कि आपकी फैक्ट्री से निकला है तो एक्सपोर्ट भी होगा, है ना। हो सकता है कि बीच में ही आपने कहीं और उसको डाइवर्ट कर दिया, तो गवर्नमेंट को आपके ऊपर विश्वास नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप जब आपका टाइम ऑफ सप्लाई आ रहा है, जब आपने इनवॉइस इशू किया है, तब आप टैक्स पे कर दो। और जब ये आपका एक्सपोर्ट हो जाता है एक्चुअली, ठीक है, जब ये आपने गुड्स वेसल में डाल दिया है, या फिर एयरप्लेन में डाल दिया है, या फिर ट्रेन में, या फिर कार में, कैसे भी आप इसको, जैसे जैसे भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे ही वो एक्सपोर्ट हो गया उसके बाद आप उस पर रिफंड ले सकते हो। हमको भी श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ, हमने इसको एक्चुअल में एक्सपोर्ट किया है। ठीक है।
या फिर सेकेंड है आपका सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। अब विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स मतलब अब इसमें जब आप इसको रिमूव कर रहे हो तो टाइम ऑफ सप्लाई आ गया, आपकी लाइबिलिटी आ गई। अब आप एक अंडरटेकिंग दे सकते हो, अंडरटेकिंग या फिर बॉन्ड। मतलब क्या, आपने बोला कि आई अंडरटेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर ये गुड्स आगे जाके एक्सपोर्ट नहीं होते हैं तो जो भी इस पे आईजीएसटी बनता है आई विल पे दैट टू यू, दैट टू विथ इंटरेस्ट। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि ये दो केसेस क्यों होते हैं। ये इसलिए होते हैं क्योंकि आपके टाइम ऑफ सप्लाई और एक्सपोर्ट के बीच में एक टाइम गैप होता है, वो फिल करने के लिए ये चीजें होती है। ठीक है, तो अगर आपने ऑलरेडी पेमेंट कभी किया ही नहीं है, जो ये आपका सेकंड ऑप्शन है, इसमें क्या किया है आपने, आपने जो एक्सपोर्ट किया है उसमें गवर्नमेंट को टैक्स पे किया ही नहीं है, तो रिफंड की बात आती है क्या? नहीं, रिफंड की बात ही नहीं आती। आपका रिफंड ऑन योर आउटपुट कब आएगा? जब आपने एक्सपोर्ट किया है विथ पेमेंट ऑफ टैक्स। तो ये 18 रुपीज आप पे कब करोगे? जब आपका टाइम ऑफ सप्लाई है, जब आपने इनवॉइस इशू किया, जब आपने गुड्स रिमूव करे, उस टाइम आप ये 18 रुपीज किसको पे कर दोगे? गवर्नमेंट को। फिर उसके बाद फॉर एग्जाम्पल 1 महीने बाद वो आपके पोर्ट में गया, पोर्ट से लोड हो गया और लोड होने के बाद वो चला गया, एक्चुअल में फिजिकली एक्सपोर्ट हो गया है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो? ये 18 रुपए का रिफंड ले सकते हो। अब इसमें आपको प्रूफ देना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि एक्चुअल में वो एक्सपोर्ट जो है वो हो चुका है। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शंस है। ठीक है, अब इन दोनों में से आप क्या चूज करोगे तो वो केस टू केस डिपेंड करता है। और मैं थोड़ा रिफंड में आप, अब हम लोग जब रिफंड इसका एक्चुअली पढ़ेंगे ना कैलकुलेशन, तो उसमें थोड़ा सा आपको और इनसाइट्स दूंगा इसके बारे में। ठीक है, तो इस केस में आपका क्या होगा, आपको आउटपुट वाला रिफंड नहीं मिलेगा क्योंकि आपने टैक्स पे ही नहीं करा है। आपको किसमें मिलेगा? इसमें मिलेगा। तो ये वाले केस की यहाँ पे बात हो रही है, एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, और सेम सिमिलरली अगर आपने एसईजेड को सप्लाई किया है विथ पेमेंट ऑफ टैक्स तो भी वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, सेकेंड, रिफंड ऑफ टैक्सेस पेड ऑन डीम्ड एक्सपोर्ट्स। अब डीम्ड एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं? तो हमने कल पढ़ा था डीम्ड एक्सपोर्ट्स, चार एक्सपोर्ट ऐसे होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? डीम्ड एक्सपोर्ट। मतलब आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो, इट इज यू आर सप्लाइंग टू समवन इन इंडिया ओनली, बट उसको डीम्ड कर लिया गया है कि वो एक्सपोर्ट है, वो जीरो रेटेड नहीं होते हैं, उसमें क्या होता है? आपको रिफंड मिलता है। ठीक है, तो वो चार केसेस कौन से होते हैं वापस से आपको याद दिला दूं। फर्स्ट, अगर एक किसी एक्सपोर्टर ने, उसके पास एडवांस ऑथराइजेशन स्क्रिप्ट है, ठीक है, उसके अगेंस्ट अगर उसने कुछ इनपुट्स खरीदे हैं, ठीक है, तो वो हो गया आपका फर्स्ट केस। सेकंड क्या है, एक एक्सपोर्टर के पास है ईपीसीजी की स्क्रिप्ट्स, ठीक है, उसके अगेंस्ट उसने अगर कुछ कैपिटल गुड्स खरीदे हैं तो भी क्या हो गया? वो आपका डीम्ड एक्सपोर्ट। दूसरा, अगर ईओयू को आपने कुछ चीज सेल करी है, ईओयू ने कुछ चीज परचेज करी है, तो वो भी हो जाएगा आपका डीम्ड एक्सपोर्ट। सेकेंड लास्ट आपका, अगर बैंक ने किसी एक्सपोर्टर को गोल्ड दिया है अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन, तो वो भी आपका हो जाएगा डीम्ड एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये सारे केसेस में रिफंड किसको मिलेगा? रिफंड या तो सप्लायर जो है, जो डीम्ड एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको मिलेगा, या तो जो रेसिपिएंट है, मतलब जो एक्सपोर्टर है, जो ईओयू है, या फिर जो गोल्ड एक्सपोर्ट कर रहा है, वो, उन दोनों में से कोई भी रिफंड ले सकता है। दोनों ले सकते हैं क्या? नहीं, सिर्फ एक ही पर्सन एक्सपोर्ट का सॉरी रिफंड उसका टैक्स का ले सकता है, या तो रेसिपिएंट या तो सप्लायर। फिर रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन एडवांस बट सप्लाई नॉट डन। अब ये क्या हो गया? अब देखो, ये सर्विसेज के लिए आता है। मतलब क्या हुआ? सर्विसेज पे आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? अगर आपने एडवांस लिया है, ठीक है, तो आपको एडवांस पे टैक्स पे करना पड़ता है। मतलब फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को आपके पास आ गया एक एडवांस, ठीक है, आपने एक एडवांस ले लिया 1 लाख रुपीज का कि मैं इसके लिए सर्विसेज आपको दूंगा। ठीक है, अब आपके पास जब ये एडवांस आया, उसी टाइम आपका टाइम ऑफ सप्लाई ट्रिगर हो गया, आपको यहीं पर टैक्स पे करना पड़ गया। ठीक है, 1 महीने बाद फेब में क्या हुआ? फॉर एनी रीजन आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो गया। अब आपको ये क्या करना पड़ रहा है? रिफंड करना पड़ रहा है 1 लाख, ठीक है, अपने जो प्रोस्पेक्टिव आपको क्लाइंट था उसको। बट इस पे जो टैक्स है 18,000 वो आपने ऑलरेडी पे कर दिया है। ठीक है, जनवरी के साथ जब जनवरी की रिटर्न फाइल करी 3B, तब आपने ये टैक्स पे कर दिया था। अब आप गवर्नमेंट से उसको वापस लोगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? ये भी आउटपुट से रिलेटेड है। तो ये 3 रिफंड आपको कब मिल सकते हैं? जब आपका आउटपुट से रिलेटेड है उस केस में। ठीक है,
देन इनपुट से रिलेटेड, अब ये इनपुट से रिलेटेड इन केस ऑफ क्रेडिट नोट रिलेटेड टू आउटपुट, तो क्रेडिट नोट के लिए आप क्या करोगे, क्रेडिट नोट के लिए आप अपनी लाइबिलिटी कम कर देते हो, ठीक है, तो वो भी एक टाइप से क्या हो गया आपका। अब इसमें भी अगर आपने, अब इसमें कैसा है कि आपने एडवांस लिया है, ठीक है, लेकिन इनवॉइस इशू नहीं किया है, ठीक है, तो आप क्या लोगे, रिफंड। अगर आपने इनवॉइस इशू कर दिया होता उसको, ठीक है, और फिर आप क्रेडिट नोट वापस रेस कर रहे हो, तो क्या करोगे आप, उसमें से अपनी लाइबिलिटी कम कर लोगे अगले मंथ की, ठीक है। अब आपका क्या है, रिलेटेड टू इनपुट्स। अब इनपुट से रिलेटेड आपको रिफंड कब मिलेगा, ठीक है, और क्यों मिलेगा। सबसे पहले रिफंड ऑन अनयूटिलाइज्ड आईटीसी इन फॉलोइंग केसेस, जीरो रेटेड, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, और या फिर कोई अदर रीजन है। अब मतलब इसका क्या है, देखो आप कर रहे हो, आप एक एक्सपोर्टर हो, ठीक है, आपने बहुत सारे इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रखे हैं, ठीक है, तो जो आप गुड्स ले रहे हो, फॉर एग्जांपल 100 प्लस 18, 118 में, ठीक है, ये डीम्ड सप्लाई नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप किसी स्क्रिप्ट के अगेंस्ट ले रहे हो, इसको नॉर्मली ले रहे हो कोई भी गुड्स, ठीक है। अब आप इसको सेल कितने में कर रहे हो, 200 में सेल कर रहे हो, और मतलब आपने अपना 100 रुपीज प्रॉफिट ऐड किया, 200, और आप इसको 200 में बेच रहे हो, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, नो जीएसटी, ठीक है। अब ये जो 18 रुपीज है, ये आपके आईटीसी में पड़े हुए हैं 18 रुपीज, ठीक है, बट इसका आप यूज किसके लिए करोगे, यहां पर आपने, आपके पास वापस से दो ऑप्शन है, ठीक है, या तो आप पेमेंट कर रहे हो और फिर रिफंड ले रहे हो, ठीक है, तो जब आप पेमेंट करोगे, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपने सेकेंड वाला ऑप्शन लिया, तो 200 प्लस 36, 236, तो ये 36 रुपीज का जब आप पेमेंट करोगे, तब आप इसके लिए क्या कर लोगे, आपने जब पेमेंट किया, ये 36 रुपीज का पेमेंट करोगे, उसके लिए आप ये आईटीसी यूज कर लोगे 18 रुपीज, और सिर्फ 18 रुपीज ही आप कैश में पे करोगे, और उसके बाद भी आप पूरा उसको रिफंड ले लोगे अंडर दिस, ठीक है। बट अगर आप विदाउट पेमेंट कर रहे हो एक्सपोर्ट, तो अब आपके आउटपुट लाइबिलिटी में आपका कुछ ये जो आउटपुट लाइबिलिटी में आपका टैक्स ही नहीं आ रहा है, तो ये जो 18 रुपीज है, ये अनयूटिलाइज्ड आपके आईटीसी में पड़ा रहेगा, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम उसमें आपको रिफंड दे देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका जीरो रेट सप्लाईज, या तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, या फिर अगर आप एसईजेड को भी सप्लाई कर रहे हो, तो भी विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहे हो, तो आपका आईटीसी आपके पास पड़ा हुआ रहेगा, गवर्नमेंट ने क्या बोला, उसका हम आपको रिफंड दे देंगे, क्योंकि हमें जो ये है एक्सपोर्ट, उसको प्रमोट करना है, एसईजेड को देंगे तो एसईजेड आगे एक्सपोर्ट करेगा, तो वो भी उससे प्रमोशन ही होगा, तो इसलिए हम लोगों ने इनको जीरो रेटेड कर रखा है, ठीक है। अच्छा, अगर एग्जाम्प्ट हुआ आपका जो आगे वाला ट्रांजैक्शन है, वो अगर एग्जाम्प्ट हुआ, तो क्या होगा बताओ, तो उस केस में आईटीसी अक्यूमुलेट होगा क्या, बताओ गाइस। उस केस में आईटीसी अक्यूमुलेट होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा, आपने जो भी अमाउंट यूज करा है फॉर सप्लाइंग सम एग्जाम्प्ट सप्लाई, वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा, तो वो अक्यूमुलेट कभी होगा ही नहीं, ठीक है। तो इस केस में ये क्या हो गया, उस केस में आपके रिफंड की बात ही नहीं आती है, आपको क्रेडिट लेना ही नहीं है इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। अब दूसरा होता है एक इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है, तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपका जो आउटपुट है वो फॉर एग्जांपल 5% टैक्स रेट पे टैक्सेबल है, ठीक है, बट जो आप इनपुट ले रहे हो उस पर आपको 18% टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल मैंने बुक में ही डाल रखा है, तो हम उसमें से देख लेते हैं। ये देखो, आपका जो आउटपुट है वो 5% पे टैक्सेबल है, बट आप जो इनपुट ले रहे हो वो कितने परसेंट पे टैक्सेबल है, 18% पे। अब आप मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, मैन्युफैक्चरर ने
सप्लाई किया है होलसेलर को, ठीक है, तो 50 रुपीज प्लस 50 रुपीज उसने प्रॉफिट ऐड किया है, 100 रुपीज में सेल किया है, और जीएसटी कितना लगाया है 18%। तो इनपुट पे आप होलसेलर हो, सॉरी आप मैन्युफैक्चरर नहीं, आप होलसेलर हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, जब परचेज किया तो 100 रुपए का गुड्स परचेज किया और 18 रुपीज उसमें जीएसटी पे किया, आपके पास 18 का आईटीसी पड़ा हुआ है। अब आप जब आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो तो वो आपका 5% पे ही टैक्सेबल है, कम रेट पे टैक्सेबल है, ठीक है। तो आपने उसमें प्रॉफिट ऐड करा 100 रुपीज, ठीक है, तो 100 रुपीज प्रॉफिट ऐड किया तो आपका 200 में आपने बेचा, टैक्सेबल वैल्यू 200, उस पे जो टैक्स है 5%, वो कितना है आपका 10 रुपए। अब ये 10 रुपए का पेमेंट आप कैसे करोगे, ये 10 रुपए पूरे आप 18 रुपीज को यूज कर लोगे फॉर पेमेंट, बट फिर भी आपका ये जो 8 रुपए है ये तो बचा रह जाएगा। अब इसका क्या करोगे, ये तो आप कंटिन्यूअसली आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार ऐसा ही होगा, आपके जो भी सप्लाईज है वो आपके क्या है ज्यादा रेट पे टैक्सेबल है, और आपका जो आउटपुट है वो कम रेट पे टैक्सेबल है, तो इसलिए अक्यूमुलेट होता रहेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि इस केस में भी आप रिफंड ले सकते हो, ठीक है। तो ये जो 8 रुपीज है इसका आपको क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। तो ये किसका रिफंड है, आपके इनपुट का रिफंड है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। सेकंड, रिफंड ऑफ टैक्स पेड बाय फॉरेन टूरिस्ट टेकिंग गुड्स आउटसाइड इंडिया। अब कभी भी आपका जो टैक्स है वो कभी भी बाहर एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई फॉरेनर आपके यहाँ आ रहा है, ठीक है, और फॉरेनर की भी एक डेफिनेशन दे रखी है कि वो कोई बाहर का पर्सन होना चाहिए जो कि एटलीस्ट एट द मोस्ट 6 मंथ्स के लिए इंडिया में आया हो, और 6 मंथ्स के अंदर अंदर वो वापस जा रहा है, तो उसको क्या मानोगे आप, फॉरेन टूरिस्ट, ठीक है। उसको उसने जो भी गुड्स खरीदे होंगे, वो गुड्स कुछ लेकर जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, उसके लिए रिफंड क्लेम कर सकता है। देन refund of taxes on purchases made by UIN bodies और embassies। तो ये लोग जो अपनी रिटर्न फाइल करते हैं उसमें ही दिखा देते कि इनका इनवर्ड सप्लाईज कितना है, उस पे उनको रिफंड मिल जाता है। तो ये क्या हो गया, रिलेटेड टू इनपुट। तो आउटपुट से रिलेटेड आपको रिफंड मिलेगा, इनपुट से रिलेटेड आपको रिफंड मिलेगा। देन है आपका रिलेटेड टू असेसमेंट या लिटिगेशन। अब ये केस क्या होता है, तो बहुत बार क्या होता है कि आप बोल रहे होते हो किसी ट्रांजैक्शन में कि इस पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी एम्बिग्यूटी होती है। गवर्नमेंट हर चीज तो एक्ट में डाल नहीं सकती है कि इस सर्विस पे लगेगा, इस गुड्स पे लगेगा, इस सर्विस पे नहीं लगेगा, इस गुड्स पे नहीं लगेगा। तो बहुत बार क्या हो जाता है, एम्बिग्यूटी हो जाती है, और डिपार्टमेंट शो कॉज नोटिस इशू कर देता है कि आपको इसमें टैक्स पे करना था, आपने टैक्स पे नहीं किया, अब हमें बताओ कि क्यों हमको आपसे टैक्स नहीं लेना चाहिए। उस केस में क्या होगा, आप कल चले गए कोर्ट में, आपने बोला कि हमें तो लगता है कि इस पर टैक्स नहीं देना चाहिए, बट अब क्या है कि अगर बाद में, फॉर अब ये जो कोर्ट का केस है ये चलेगा 3 4 5 6 साल, ठीक है। अगर बाद में ऐसा आया कि आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है तो आपको विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसीलिए बहुत सारी कंपनीज ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस क्या करती है, अपील तो फाइल कर देती है लेकिन साथ में टैक्स का पेमेंट भी कर देते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आपको 100 रुपीज टैक्स पे करना पड़ेगा। एसएससी ने बोला कि ठीक है हम 100 रुपीज टैक्स पे कर देते हैं, बट वी आर रिजर्विंग आवर राइट टू अपील। हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हमारी टैक्स लायबिलिटी है, हम सिर्फ इसलिए पे कर रहे हैं क्योंकि आप बोल रहे हो, बट अगर बाद में ये टैक्स लायबिलिटी नहीं निकलती है तो ये 100 हमको वापस से रिफंड चाहिए। तो आप काय के लिए पे कर रहे हो, सिर्फ ताकि आपका अगर आपके अगेंस्ट डिसीजन चल जाए तो आपके ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं आए एटलीस्ट, ठीक है। तो आपने क्या करा, ये 100 रुपीज पे कर दिया और बोला कि बाद में जब अगर मेरे फेवर में डिसीजन आएगा तो आई वांट दैट 100 रुपीज बैक। तो उस केस में क्या होगा, जब आपका ऑर्डर आएगा, आपके फेवर में ऑर्डर आ गया, तो आप क्या कर लोगे, उसको रिफंड मांग लोगे। देन प्रोविजनल असेसमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि आपका जो आपकी जो लाइबिलिटी है वो कितने रेट पे है, कितनी वैल्यू पे है, फॉर एनी रीजन। तो आप जाते हो टैक्स ऑफिसर के पास, उसको बोलते हो आई एम अनेबल टू डिटरमाइन। तो बोलता है कि अभी आप प्रोविजनल बेसिस पे इतना इतना टैक्स पे कर दो, बाद में हम लोग जब फाइनल असेसमेंट हो जाएगा तब उसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आपने फॉर एग्जाम्पल प्रोविजनली 100 रुपीज का जीएसटी पे कर दिया, बाद में जो फाइनल लाइबिलिटी आई वो कितनी आई 80, तो जो 20 रुपीज है वो क्या हो जाएगा, आपका रिफंड हो जाएगा, ठीक है। फिर अदर रीजंस भी होते हैं जिसकी वजह से रिफंड होता है, तो दो अलग रीजन भी है।
फॉरेन टूरिस्ट अनरजिस्टर्ड हुआ तो फिर कैसे मिलेगा रिफंड? तो जो फॉरेन टूरिस्ट है वो अनरजिस्टर्ड ही होते हैं, तो जब वो जब एयरपोर्ट से छोड़कर जा रहे हैं तब उन्हें एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा और उसके बेसिस पे उनको कैश में रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। वो अनरजिस्टर्ड ही होंगे, वो अभी भी रजिस्टर्ड नहीं होंगे, ठीक है। बट अभी मैं बता दूं कि एट प्रेजेंट ये लॉ में है लेकिन प्रैक्टिकली कहीं हो नहीं रहा है। तो एज फार एज आई एम अवेयर ऑफ इट, ये सिर्फ प्रोविजन है लेकिन उन लोगों को रिफंड कोई अभी दे नहीं रहा है वैसा, और वो लोग भी इतना कुछ माइंड करते नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या ही लेके जाएंगे वो गुड्स में, कुछ खाने पीने का सामान, कुछ थोड़ा बहुत हैंडीक्राफ्ट और ये सब, ठीक है। तो ये हो गया आपका अदर्स। हाँ, अब अदर्स में क्या है, अगर आपके पास रिफंड ऑफ बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या है, ये आपका पेटीएम वॉलेट है, ठीक है। पेटीएम वॉलेट में आपके पैसे पड़े हुए हैं, तो आपको जब इच्छा हो आप उसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। वैसे ही आपका ये भी है, अगर अब एक बार इनफैक्ट हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई थी। क्या हुआ था कि हमारा एक क्लाइंट था शिपिंग कंपनी, उनको एक बार पेमेंट करना था टैक्स का। अब उनका जो पेमेंट था वो था 10 lakhs का, ठीक है। उनकी टैक्स की लायबिलिटी एक स्टेट में 10 lakhs की थी। उन्होंने गलती से 10 lakhs की जगह एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया, तो 1 करोड़ का पेमेंट हो गया, ठीक है। अब 1 करोड़ उनके कैश लेजर में पड़ा हुआ है। अब 1 करोड़ अगर वो सोचे कि चलो मैं बाद में इसको यूज भी कर लूंगा, तो इफ अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी हर महीने की लायबिलिटी 10 लाख की आती है, तो भी उसको यूटिलाइज करने में आपको 10 महीने लगेंगे और 10 महीने की आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट का लॉस होगा, ठीक है। तो इसीलिए उसमें क्या ऑप्शन है आपके पास कि अगर आपने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया है गलती से, ठीक है, तो वो आपका वहीं पे पड़ा है। इट इज लाइक योर पेटीएम वॉलेट, आप उसको जब चाहो वापस से अपने बैंक अकाउंट में रिफंड ले सकते हो, ठीक है। तो ये अदर है, दिस इज नाइदर रिलेटेड टू आउटपुट इनपुट और नॉर रिलेटेड टू योर लिटिगेशन ऑल्सो, ठीक है। देन रिफंड ऑफ टैक्स रॉन्गली कलेक्टेड एंड पेड टू गवर्नमेंट। मतलब आपने जब टैक्स लगाया, आपने इनवॉइस रेज किया, आपको लग रहा था कि इस पे आईजीएसटी लगना चाहिए, लेकिन गलती से आइडियली उस पे आईजीएसटी लगना चाहिए, लेकिन आपने सीजीएसटी एसजीएसटी टैक्स पे कर दिया। तो गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन डाला है कि उसमें आप उसको अमेंड कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है उसका रिफंड लेना पड़ेगा, और जो आपको टैक्स पे करना था वो आप पे करो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जो आपने गलती से टैक्स पे किया है अंडर रॉन्ग हेड, उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। उसमें आपको इंटरेस्ट लायबिलिटी भी नहीं आएगी। गवर्नमेंट ने बोला कि हम समझते हैं कि ये गलती हो सकती है किसी से भी, और इसमें आपका इंटेंशन गलत नहीं है, ठीक है। आप पे तो कर दिया है आपने, भले आपने रॉन्ग हेड में पे कर दिया है, तो आप क्या कर सकते हो, उसका जिसमें आपने मतलब रॉन्ग हेड में डाला है उससे आप रिफंड ले लो, और यहाँ पे आपको पे करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, तो ये सारे केसेस हैं सेक्शन 54 में दे रखा है कि कब कब आप रिफंड ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कोई केस में आप रिफंड नहीं ले सकते। अब रिफंड क्लेम करना है आपको, तो कैसे क्लेम करोगे, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्म्स दे रखे हैं। अब फॉर्म्स क्या है, तो फर्स्ट अगर आपका एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है, ठीक है, आपने गुड्स एक्सपोर्ट करे हैं, उसके आउटपुट पे आपने आईजीएसटी पे किया है, तो आपका क्या है, एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है। उसके लिए अगर आप रिफंड क्लेम फाइल कर रहे हो तो आपको अलग से कोई एप्लीकेशन डालने की जरूरत नहीं है। आपका जो शिपिंग बिल है, ठीक है, शिपिंग बिल में ही आप मेंशन कर दोगे कि मैंने इतना एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, इतना। अब जैसे ये कैसे होगा, तो जैसे जब आपकी फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री से जब आपने गुड्स रिमूव करे तब आपने आईजीएसटी पे किया होगा। ये आ गया आपके पोर्ट पे, ठीक है, और पोर्ट पे आपने क्या फाइल करा, शिपिंग बिल, ठीक है। और शिपिंग बिल फाइल किया मतलब वो एक प्रूफ रहेगा कि आपका जो गुड्स है वो एक्चुअल में एक्सपोर्ट हो गया है। तो यहाँ पर जो आपने 18 रुपीज टैक्स पे किया था, गवर्नमेंट को कंफर्मेशन मिल गया है शिपिंग बिल में कि आपका एक्सपोर्ट हो गया है। तो जैसे आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा, अब गवर्नमेंट को और कुछ कंफर्मेशन नहीं चाहिए, तो गवर्नमेंट आपसे और कुछ डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगी। आपने जो शिपिंग बिल फाइल किया था उससे जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली, तो ये जो शिपिंग बिल है ना, ये हम पता है कस्टम्स में फाइल करते हैं, और उनकी वेबसाइट है आइसगेट, ICEGATE, आइसगेट उनकी वेबसाइट है। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जो भी आपकी शिपिंग बिल की डिटेल्स है वो सब ऑटोमेटिकली आपकी जीएसटी पोर्टल पे चली जाएगी। आपको अलग से कुछ रिफंड क्लेम फाइल करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली रिफंड मिलेगा उस चीज का,
ठीक है। देन आपका कैश लेजर, अगर आपका कैश लेजर में यहाँ पर जो आपका आपने गलती से ज्यादा पेमेंट कर दिया तो वो आपके इसमें पड़ा हुआ, आपको वापस से बैंक अकाउंट में चाहिए, तो RFD 01A इसमें आपको फाइल करना पड़ता है। इसके लिए आप भी आपको कोई कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पेटीएम वॉलेट है, उसमें पैसा आपका ही पड़ा है, उसको आप वापस से ले रहे हो, तो इसमें गवर्नमेंट को कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। देन अगर डीम्ड एक्सपोर्ट हुआ, ठीक है, तो सप्लायर या रेसिपिएंट दोनों क्लेम फाइल कर सकते हैं। वो किसमें करेंगे? RFD 01। अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, अब ये लोग कौन होते हैं? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब क्या? आपको वापस याद दिला दूं, आपका महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन है, लेकिन आप कुछ एग्जीबिशन के लिए गुजरात जा रहे हो, तो आप क्या करोगे? जाने से पहले ही 5 दिन पहले ही आप इंटीमेट करोगे मुझे जाना है, मेरी लाइबिलिटी एस्टिमेटेड इतनी होगी, मैं इतना टैक्स पे करूंगा। तो आपने क्या किया? 100 रुपीज लाइबिलिटी टैक्स पे कर दी, बट आपका एक्चुअल में वहां पे गुड्स 100 की लाइबिलिटी जितना सेल नहीं हुआ, आपका 80 का ही हुआ। तो ये जो 20 है ये क्या मिल जाएगा आपको? रिफंड। और रिफंड आपको कब मिलेगा? जब आप वापस आ जाओगे, ठीक है। आप क्या करोगे? एक फाइनल रिटर्न फाइल करोगे। आपको याद है रिटर्न में हम देखा था फाइनल रिटर्न क्या होती है? तो जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है उसके बाद आपको एक फाइनल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। उसमें क्या देते हो आप डिटेल्स कि आपने जो नॉर्मल टैक्स पेयर है वो लोग क्या लिखते होंगे कि हमारे पास इतना ITC है, हम इतना रिवर्स कर रहे हैं क्योंकि आगे हम सप्लाई नहीं करने वाले हैं। और जो आपके कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है वो क्या दिखाएंगे कि हमारा इतना इतना अभी भी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा पड़ा हुआ है, वो हमको रिटर्न में चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा? उनकी जो फाइनल रिटर्न है वो उनका जो इतना जितना भी पैसा उनके अकाउंट में पड़ा रहेगा वो उनको रिफंड मिल जाएगा। और अगर इसके अलावा कोई केस है तो RFD 01। तो ये बाकी सारे केसेस के लिए क्या आपको RFD 01 फाइल करना है, ठीक है। देन टाइम लिमिट। अब आप ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद आ रहे हो, बोले हो मैंने 10 साल पहले एक सप्लाई किया था, उसके लिए मुझे रिफंड चाहिए। आपका उसका रिफंड कब तक ले सकते हो? सिर्फ 2 साल तक, ठीक है। 2 साल फ्रॉम द इवेंट डेट। अब वो इवेंट डेट क्या होती है? वो सबके लिए अलग अलग होती है, ठीक है। रेलेवेंट डेट बोलते हैं उसको, कि वो जो रेलेवेंट डेट है वो क्या होगी? तो अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो गुड्स, ठीक है, बाय वे ऑफ शिप या एयर, तो उस केस में जब आपका कन्वेंस इंडिया छोड़कर जा रहा है, इंडिया का पोर्ट जैसे ही छोड़ के जा रहा है, उसके 2 साल में आपको रिटर्न फाइल करनी है। अगर लैंड बाय वे ऑफ लैंड कर रहे हो, तो जैसे ही आपके गुड्स बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, उस दिन से आपको 2 साल तक का टाइम है रिफंड क्लेम करने का। देन पोस्ट के थ्रू कर रहे हो तो जैसे ही आपका गुड्स जो आपकी जो पोस्टल ऑफिस है जैसे वो डिस्पैच करता है आउटसाइड इंडिया, उस दिन से आपको 2 साल तक आप रिफंड क्लेम फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है। देन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। अगर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है तो इसमें क्या करोगे? अगर आपको एडवांस मिला है, अच्छा, अब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में एक पेमेंट का भी क्लॉज रहता है, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो गुड्स मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स तो क्या होता है? टेकिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया, वो क्या होगा आपका एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, वो वैसे ही जीरो रेटेड हो जाएगा। लेकिन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में 5 चीजें जरूरी है, ठीक है। उसमें से एक पेमेंट भी है कि आपको पेमेंट भी रिसीव होना चाहिए इन फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। अब इस केस में अगर आपको एडवांस मिला है, ठीक है, एडवांस मिला है तो उस केस में एडवांस आपको पहले मिल गया। लेकिन अगर आपने सर्विसेज नहीं दी तो क्या कर लोगे आप? उसको एडवांस को GST जो पे किया वो आप उसको बाय वे ऑफ रिफंड ले लोगे, ठीक है। बट अगर बाद में, और इनवॉइस आप कब रेस करोगे? अगर आप सर्विस दे रहे हो तो इनवॉइस आप बाद में रेस करोगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि आपका पैसा भी रिसीव हो जाना चाहिए, इनवॉइस भी हो जाना चाहिए, दोनों हो जाएगा ना, उसके बाद ही हम आपको मानेंगे कि आपका सप्लाई हो गया है, और आप उसके बाद ही हम उसको रिफंड देंगे। दोनों में से अगर कुछ सिर्फ एक ही चीज हुई है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? अगर आपको एडवांस पहले मिल गया, मतलब एडवांस आपको 1 जनवरी को मिल गया, ठीक है, बट आपने सर्विस अभी तक नहीं दी है, सर्विस आप कब दे रहे हो? सर्विस आप दे रहे हो 20th ऑफ फेब को, ठीक है। तो हम रिफंड किसके बाद देंगे आपको? 20th ऑफ फेब के बाद ही देंगे। 2 साल तक आप रिफंड क्लेम फाइल कर सकते हो, ठीक है। देन अगर आपको एडवांस नहीं मिला है, नॉर्मल केस है, ठीक है, तो 1 जन को आपने क्या दिए? सर्विसेज दी है, और 20th फेब को आपको पेमेंट मिला है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अब हम क्या मानेंगे? पेमेंट मिलेगा तभी मानेंगे एक्सपोर्ट हुआ है। तो पेमेंट के 2 साल तक आप ये एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्विसेज के लिए।
देन डीम्ड एक्सपोर्ट, तो उस पीरियड की जब आपका डीम्ड एक्सपोर्ट हुआ है, उस पीरियड की जब आपने रिटर्न फाइल करी है, उसके 2 साल में आपको आपका जो एप्लीकेशन है वो फाइल करनी है रिफंड की। अगर जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर कुछ आया है आपके फेवर में और फिर आप रिफंड क्लेम कर रहे हो, तो जब वो कम्युनिकेट हुआ है ऑर्डर, उसके 2 साल तक आपको रिफंड क्लेम फाइल करना है। अनयूटिलाइज आईटीसी है ड्यू टू जीरो रेटेड सप्लाई, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, तो ड्यू डेट ऑफ फॉलोइंग ऑफ 3B रिटर्न, फाइलिंग ऑफ 3B रिटर्न, तो 3B रिटर्न से जब भी आपने फाइल करी है उसके 2 साल तक आप उस पीरियड का आईटीसी क्लेम कर सकते हो। देन प्रोविजनल, प्रोविजनल मतलब आपका प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था, उसके बेसिस पे आपका फाइनल असेसमेंट हुआ और आपने टैक्स ज्यादा पे किया था, अब आपका रिफंड आ रहा है, तो क्या होगा, जब आपका फाइनल असेसमेंट हुआ है, मतलब जब आपका लाइबिलिटी फाइनली एडजस्ट हो गई है और पता चल गया कि हाँ फाइनली इतना है, बाकी बचा हुआ आपका इतना है, तो जो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आ रहा है उसके 2 साल तक आपको फाइल कर सकते हो। और अगर इसके अलावा कोई सप्लायर है, मतलब जब सप्लायर के अलावा अगर कोई रिफंड क्लेम फाइल कर रहा है, मतलब जो रेसिपिएंट है वो कर रहा है, तो कब करेगा, जब उसको गुड्स या सर्विसेज रिसीव हुई है उसके 2 साल के अंदर अंदर। और अगर कोई इसके अलावा कोई केस है, तो जब आपने टैक्स पे किया है उसके 2 साल के अंदर अंदर, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने रॉन्गली टैक्स पे कर दिया था, तो जब आपने रॉन्गली टैक्स पे किया उसके 2 साल के अंदर अंदर आप रिफंड क्लेम फाइल कर सकते हो, ठीक है। अब आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस भी देने पड़ते हैं अपार्ट फ्रॉम योर एप्लीकेशन, कि हाँ हमारा जो रिफंड है वो वैलिड है, ठीक है। तो अब आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस क्या देने पड़ते हैं, तो वो एक बार देख लेते हैं। आपका अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है, ठीक है, तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में आप क्या करोगे, शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट की डिटेल्स, मतलब आपको एक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा कि शिपिंग बिल इतना इतना है, आपका जो बिल ऑफ एक्सपोर्ट है, शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट, ये दोनों का डिटेल्स होना चाहिए, और एक्सपोर्ट इनवॉइस वो भी आपका देना पड़ेगा कि इस शिपिंग बिल के अगेंस्ट इतने इतने इनवॉइसेस हैं। देन अगर आपका सर्विस है, तो सर्विस के केस में क्या होगा, आपके इनवॉइसेस तो रहेंगे ही, प्लस आपको पेमेंट का भी प्रूफ देना है, क्योंकि सर्विस का एक्सपोर्ट कब मानेंगे, जब आपको पेमेंट फॉरेक्स में रिसीव हुआ है। तो आपको जब पेमेंट मिलता है ना फॉरेन एक्सचेंज में, तो एक बीआरसी करके मिलता है, बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, या फिर आपका एक फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट होता है, अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज में पैसा मिल रहा है, तो इन दोनों की डिटेल्स भी आपको, इन दोनों में से जो भी आपको मिल रहा है उसकी डिटेल्स भी आपको देनी पड़ेगी अलॉन्ग विथ नंबर एंड डेट ऑफ इनवॉइसेस, ठीक है। तो ये जब एक्चुअल में फाइल करते हैं ना, तो क्या होता है, RFD 01 के थ्रू हम लोग ये फाइल करते हैं। तो जैसे आपने RFD 01 फाइल करा, आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा, ठीक है, उसके साथ आपको ये अटैच करके ऑफिसर को देना पड़ता है, ये सारे जो आपकी लिस्ट है वो, ठीक है, फिर वो वेरीफाई करेगा। अगर आपने सप्लाई किया है SEZ को, अब SEZ के लिए थोड़े स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होते हैं, इतना इजी नहीं होता है कि जैसे आप नॉर्मली किसी को सप्लाई करो वैसे आप SEZ को भी सप्लाई कर लोगे, ठीक है। SEZ में आपका जो ये बेनिफिट है ना, वो पता है कब मिलता है, जब अब जो SEZ है, जैसे फॉर एग्जांपल अंधेरी में सीब्स है, ठीक है, अब अंधेरी में एक SEZ है, अब SEZ यूनिट को कोई सर्विसेज चाहिए जिसका बेनिफिट भी चाहिए उनको, ठीक है, कि या तो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स होना चाहिए, या फिर आपका ये जो टैक्स पे कर दोगे रिफंड मिल जाना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, जो SEZ यूनिट होता है ना, उसे अपने ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर को बताना पड़ता है कि मैं ये सर्विसेज या ये गुड्स लेने वाला हूँ, ठीक है। वो जो ऑफिसर है वो चेक करता है कि ये इसका क्लेम सही है कि नहीं। SEZ अपने ऑथराइज्ड ऑपरेशंस के लिए वो चीज ले रहा है कि नहीं। अब जैसे इनका ऑथराइज्ड ऑपरेशन क्या है, फॉर एग्जांपल ये कंपनी है जो कि एक्सपोर्ट करती है लेदर, ठीक है, ये कंपनी लेदर एक्सपोर्ट करती है। अब अगर ये कंपनी ने बोला ऑफिसर को कि मुझे चाहिए एक पॉलिश जो कि मैं लेदर पे पॉलिश करूंगा, तो उस केस में क्या करेगा, अथॉरिटी बोलेगी कि हाँ ये तो आपका ऑथराइज ऑपरेशन के लिए ही आप यूज करोगे पॉलिश, आप कुछ किसी और में तो करोगे नहीं यूज, तो आपको इसका क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन SEZ ने कभी बोला कि मुझे फॉर एग्जाम्पल चाहिए स्टील, ठीक है, मुझे स्टील परचेस करना है। अब ऑफिसर बोलेगा कि स्टील का आप क्या करोगे, स्टील को आप लेदर का और स्टील का कोई रिलेशन ही नहीं है, तो उस केस में क्या बोलेगा कि नहीं, इसमें आपको मैं अलाउ नहीं करूंगा, ये आपका रिजेक्ट कर दूंगा। इसको अगर आपको लेना है तो ऑथराइज ऑपरेशन के लिए आप यूज नहीं कर रहे हो, तो आप इसको नॉर्मली टैक्स पे करके लो, इसको मैं आपको इसमें आपको बेनिफिट नहीं दूंगा, ठीक है। तो SEZ के लिए क्या होता है, आपको जो प्रॉपर ऑफिसर है वहां का जो आपका जो जुरिसडिक्शनल ऑफिसर है उसको मनाना पड़ता है कि मुझे ये चीज चाहिए,
अगर वो मानता है कि हाँ ये एक्चुअल में यूज होगा फॉर द पर्पस ऑफ योर फर्दर सप्लाई, फर्दर एक्सपोर्ट, तभी मैं आपको ये बेनिफिट दूंगा। तो इसलिए क्या होगा, आपको एक तो आप स्टेटमेंट फाइल करोगे डेट और इनवॉइसेस का कि आपने क्या क्या फाइल किया है, along with the proof that goods were used for authorized operation endorsed by officer of SEZ। तो SEZ का एक ऑफिसर होता है, वो उस पे साइन करके देगा कि हाँ ये जो सप्लाई हो रहा है that will be used for the purpose of authorized operations of export by SEZ। ठीक है, सेम आपका सर्विसेज के लिए भी रहेगा। ठीक है, और इसके साथ आपको एक डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा। अब डिक्लेरेशन क्या देना पड़ेगा कि आपने जो टैक्स है वो SEZ से कलेक्ट नहीं किया है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, मतलब जो आपने सप्लाई किया, ठीक है, अब आप सप्लाई करोगे, ये SEZ है, आप सप्लाई कर रहे हो, तो 100 प्लस 18, ठीक है, ये 18 आपने इसको पे कर दिया है, ये गवर्नमेंट को पे कर दिया है। ठीक है, और ये हो आप। ठीक है, अब ये जो 18 है ये आपने SEZ से चार्ज नहीं किया है, ये अपने पॉकेट से पे किया है और फिर आप उसका रिफंड क्लेम कर रहे हो। ठीक है, अगर आपने SEZ से चार्ज कर लिया होता, अगर ये जो SEZ से है ये आपने चार्ज कर लिया होता 18 रुपीज, ठीक है, तो आपकी जेब से कुछ जा रहा है क्या, बताओ, नहीं जा रहा है। ये 18 रुपीज आपने SEZ से लिया और ये आपने किसको पे कर दिया, गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो आपकी जेब से कुछ जा रहा ही नहीं है। तो रिफंड अगर आपको मिल गया 18 रुपीज का, तो आपने 18 रुपीज कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर दिया और गवर्नमेंट से वापस से 18 रुपीज ले लिया, तो ये तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। दिस विल बी अनजस्ट एनरिचमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम ये नहीं चाहते कभी अनजस्ट एनरिचमेंट हो। आप SEZ को वो पास कॉस्ट अगर आपने पास कर दी है तो फिर आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा कि आपने जो लाइबिलिटी वो पास ऑन नहीं करी है। ठीक है, देन डीम्ड एक्सपोर्ट्स। तो डीम्ड एक्सपोर्ट में क्या होगा, आपका स्टेटमेंट ऑफ नंबर एंड डेट ऑफ इनवॉइसेस अलोंग विथ। अब इसमें भी क्या होगा, जिसको आपने बेचा है, अगर आप सप्लायर हो, ठीक है, आप सप्लाई कर रहे हो किसको, एक एक्सपोर्टर को अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन, दूसरे एक्सपोर्टर को अगेंस्ट EPCG या फिर EOU को, या फिर आप बैंक और गोल्ड दे रहे हो किसी को, उस पर्सन को जो उसको एक्सपोर्ट करने वाला है, तो आपका डीम्ड एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब ये जो चारों पर्संस हैं उनका जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है, जो उनका जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर है, वो आपको एक्नॉलेज करके देगा कि हाँ ये गुड्स जो है एक्चुअल में उसी EOU या फिर उसी एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर या फिर EPCG होल्डर को ही मिला है, तो ही आपको रिफंड मिलेगा। और आपको एक अंडरटेकिंग भी देनी पड़ेगी बाय रेसिपिएंट से अंडरटेकिंग लेनी पड़ेगी कि उसने ITC क्लेम नहीं किया है उसका। ठीक है, और वो रिफंड क्लेम नहीं करेगा। तो रिफंड क्लेम सिर्फ एक ही पर्सन कर सकता है, तो जो आपका रेसिपिएंट है उसको बोलना पड़ेगा कि मैं रिफंड क्लेम नहीं करूंगा, आप रिफंड क्लेम कर लो, तो ही ऑफिसर आपको रिफंड देगा। ठीक है, फिर अगर आपका ऑर्डर की वजह से कुछ है तो आपको उसकी ऑर्डर की कॉपी देनी है। अनयूटिलाइज ITC का अगर आप रिफंड ले रहे हो तो आपको देना पड़ेगा कि आपकी जो इनवॉइसेज है, ठीक है, जो इनवॉइस आपने रिसीव करे हैं जिसके अगेंस्ट आप रिफंड ले रहे हो, और आपने जो इशू करे हैं, जो आपके जीरो डेट टैक्स इनवॉइसेज है, उन सब की भी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। प्रोविजनल असेसमेंट के केस में आपको जो फाइनल ऑर्डर है वो आपको देना पड़ेगा रिफंड के टाइम पे। और अगर आपने टैक्स रॉन्गली कलेक्ट करके डिपॉजिट कर दिया है तो आपको एक स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा कि ये डिटेल्स थी जो मैंने गलत कलेक्ट करके पे किया है, अब आई एम करेक्टिंग इट, तो मुझे रिफंड चाहिए जो मैंने गलत पे किया था। और अगर आपने गलती से एक्सेस पेमेंट कर दिया है तो आपको उसका भी शो करना है एक स्टेटमेंट कि मैंने इसमें 18 की जगह 20% गलती से पे कर दिया है, या फिर 12% की जगह 18% पे कर दिया है, तो बाकी का 6% आप रिफंड ले सकते हो। ठीक है, फिर ये आपका आ गया प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। मतलब क्या कि आपने अगर टैक्स का बर्डन, तो गवर्नमेंट क्या मानती है इनडायरेक्ट टैक्स से, तो उसका बर्डन आप पास ऑन करते ही हो नॉर्मली। ठीक है, बट गवर्नमेंट क्या बोलती है, तो हम मानेंगे कि आपने पास ऑन कर ही दिया होगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपने पास ऑन नहीं किया है, और अगर आपने प्रूव कर दिया कि आपको पास ऑन नहीं किया है तभी आपको रिफंड मिलेगा। ठीक है, अनजस्टली आप एडवांटेज उसका नहीं ले सकते हो। बट कुछ कुछ केसेस हैं जहां पर ये जो अनजस्ट एनरिचमेंट है इसकी बात ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप उसमें उस केस में ट्रांसफर कर ही नहीं सकते आपकी जो लाइबिलिटी है, वो मतलब जो बर्डन है वो। ठीक है, अब वो केस क्या हो सकता है, रिफंड ऑन एक्सपोर्ट। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आप जब एक्सपोर्ट कर रहे हो, अगर आप
ये जो टैक्सेस है उसका बर्डन पास ऑन करोगे ना, तो आपका जो आपको जो गुड है वो कॉम्पिटिटिव बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो गवर्नमेंट मानती है कि आप उसमें कर ही नहीं सकते ट्रांसफर, तो उस केस में आपको इसका कुछ प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। अनयूटिलाइज आईटीसी इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाईज मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो इसमें तो क्या है, जब आपने गुड्स खरीदे होंगे, आप हो एक्सपोर्टर, ठीक है, आपने जब गुड्स खरीदे हैं उसका आईटीसी आपने पे किया है 18 रुपीज, ठीक है, आईटीसी आपने पे किया है, तो अब वो गुड्स आपको तभी देगा जब आप ये 18 रुपीज उसको पे करोगे, ठीक है। उसने 18 रुपीज गवर्नमेंट को पे किया होगा, आपने यहाँ पे आईटीसी लेते टाइम सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी देखे होंगे कि हाँ मैंने उसको पेमेंट कर दिया है, उसने सामने पेमेंट कर दिया है, तभी आपको आईटीसी मिला होगा, तो अब आप इसका रिफंड ले रहे हो, तो नो डाउट इसका आपने बर्डन शिफ्ट तो किया ही नहीं होगा, क्योंकि आगे जो आप सप्लाई भी कर रहे हो वो क्या है, विदाउट टैक्स है, ठीक है। तो आपने इसमें बर्डन पास ऑन किया ही नहीं होगा, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि इसमें भी आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। देन सप्लाई नॉट प्रोवाइडेड, मतलब आपने एडवांस मिला था सर्विस के लिए, आपने टैक्स पे कर दिया, लेकिन कभी इनवॉइस इशू हुआ ही नहीं, तो इनवॉइस इशू नहीं हुआ तो आप टैक्स का बर्डन कैसे पास ऑन करोगे, तो उस केस में भी आपको ये प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। रिफंड ड्यू टू रॉन्ग पेमेंट, अब रॉन्ग पेमेंट के लिए रिफंड है, तो आप क्या कर रहे हो, एक हेड से रिफंड ले रहे हो, दूसरे हेड में टैक्स पे कर रहे हो, तो इसमें भी बर्डन शिफ्ट होने की बात ही नहीं आती है, ठीक है। जो आप पे कर रहे हो वो भी अपनी जेब से करोगे, रिफंड भी आपकी जेब में ही जाएगा। देन अगर आप ऐसे प्रूफ कर दो, अगर कोई दूसरा केस है जिसमें भी इंसिडेंस पास नहीं हो रहा है, तो वो भी मान लिया जाएगा कि आपको इसमें इसके प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, और कभी गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया कि इस ट्रांजेक्शन में आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, तो आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर आपको प्रूफ देने की जरूरत है, आपका जो क्लेम है वो अप टू 2 लाख है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक डिक्लेरेशन फाइल करना है कि आपने इंसिडेंट्स पास ऑन नहीं किया है। और अगर 2 लाख से ज्यादा है तो आपको सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट से कि आपने जो इसका बर्डन पास ऑन नहीं किया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका पूरा प्रोसेस। इसमें ना एक दो क्लैरिफिकेशंस आए हैं, वो एक बार देख लेते हैं। अब कभी भी आप बाहर जाते हो फॉरेन, ठीक है, तो वहां पर जब आप, जैसे एयरपोर्ट एरिया है, ठीक है, आपका सब सिक्योरिटी चेक हो गया है, उसके बाद आप सिर्फ एयरपोर्ट पे प्लेन का वेट कर रहे हो, ठीक है, आपकी बोर्डिंग स्टार्ट होने का, वहां पे बहुत सारी शॉप्स होती है, ठीक है। अब ये शॉप्स है ना, ये शॉप्स क्या करते हैं, ये दो टाइप के प्रोडक्ट्स रखते हैं, ठीक है। तो एक तो प्रोडक्ट्स कौन से होंगे जो कि बाहर से आए हैं, फॉरेन चॉकलेट्स, ठीक है, फॉरेन चॉकलेट्स वो लोग रखेंगे। अब जब फॉरेन से चॉकलेट्स आ रही है ना, तो यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पे आपकी कस्टम्स बाउंड्री है, ठीक है, यहाँ पे कस्टम्स वाले ऑफिसर सब बैठे हुए हैं। तो अगर आपने कुछ भी प्रोडक्ट यहाँ से अगर आप बाहर लेके जा रहे हो, तो आपको कस्टम ड्यूटी पे करके ही बाहर लेके जा सकते हो। लेकिन ये जो शॉप्स है ये आपके अंदर है, ठीक है, इनको बोलते हैं ड्यूटी फ्री शॉप्स। अब ये क्या करते हैं, बाहर से चॉकलेट्स फॉर एग्जांपल आई है, ठीक है, उस पे आपकी जो ड्यूटी नहीं लगी है, ठीक है, लिकर पे भी ये बहुत होता है। तो यहाँ पर आप जब सेल कर रहे हो ना, तो ये ड्यूटी फ्री गुड्स है, ये आपने ड्यूटी फ्री दे दोगे, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अब जो आपके फॉरेनर्स होते हैं, ठीक है, उनको इंडिया के जो इंडिजिनियस प्रोडक्ट है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि ये जो ड्यूटी फ्री गुड्स जो है ये तो उनको वहां पे भी मिल जाएंगे अपनी कंट्री में। तो यहाँ पर आप कभी कभी क्या करते हो कि कुछ इंडियन गुड्स रखते हो, इंडिजीनियस गुड्स, ठीक है। अब आपने कुछ इंडिजीनियस गुड्स रखे हैं, जब आप उसको खरीदोगे किसी वेंडर से, तो आपको उसमें जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि जब आप जीएसटी पे कर रहे हो, ठीक है, और आगे यहाँ पर आप जब सप्लाई कर रहे हो तब आप जीएसटी चार्ज नहीं करोगे, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, फॉरेन टूरिस्ट को आपने प्रोडक्ट सेल कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे आपने जीएसटी चार्ज नहीं किया है, तो ये वाला जो इनपुट जीएसटी है इसका आप रिफंड ले सकते हो, ठीक है। इंडिजीनियस गुड्स का आपको रिफंड मिल जाएगा, सिर्फ गुड्स का रिफंड मिलेगा, आपने कुछ सर्विसेज यूज करी उसके लिए तो उसका रिफंड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर पूरा उसका ही प्रोसीजर दे रखा है कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा।
ठीक है, दोनों चीजें दे रखी है। आपका एक तो ड्यूटी फ्री शॉप्स जो कि सिर्फ फॉरेन प्रोडक्ट्स ही रखते हैं विदाउट ड्यूटी, ठीक है, और या फिर ड्यूटी पेड शॉप्स, मतलब वो क्या रखते हैं, इंडिजिनियस गुड्स रखते हैं, जिसपे जब आपने खरीदा होगा इंडिया से तब आप उस पर जीएसटी आपने पे किया होगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, उस पर क्रेडिट मिल जाएगा। सिर्फ आपको इनपुट पे मिलेगा, इनपुट सर्विसेज पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप ये एक बार पढ़ लेना, यहाँ पे टूरिस्ट की डेफिनेशन भी दे रखी है, आउटगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट की डेफिनेशन भी दे रखी है, ठीक है। देन क्लैरिफिकेशन, अब ये क्या है, इसमें आप जब गुड्स बाहर लेकर जा रहे हो, फॉर एग्जांपल एग्जीबिशन है, ठीक है, यूएस में आप एग्जीबिशन के लिए गुड्स लेके जा रहे हो, अब उसमें क्राइटेरिया क्या है, अगर आपको वापस से टाइम ऑफ सप्लाई में लेके चलूं, तो वहां पे क्या था कि अगर आपने सेल ऑन अप्रूवल के लिए गुड्स कभी बाहर लेके गए हो, कहीं पे भी किसी को दिया भी है, तो 6 मंथ्स का टाइम है, 6 मंथ्स में आपको वो गुड वापस लाना पड़ेगा। अगर नहीं लाए तो मान लिया जाएगा कि वो डीम्ड सप्लाई है, ठीक है। तो उसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला, फॉर एग्जाम्पल आप 100 यूनिट्स ऑफ गुड्स बाहर लेके जा रहे हो फॉरेन, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ एनी एग्जीबिशन, अब इसमें से आपके 6 मंथ्स में सिर्फ 60 यूनिट्स ही सेल हुए हैं, ठीक है, सिर्फ 60 यूनिट्स ही सेल हुए हैं, बाकी जो 40 यूनिट्स है वो सेल नहीं हुए हैं, उनको क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड सप्लाई। तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई क्या किया है कि ये जो 60 यूनिट्स है ना, इनको ही जीरो रेटेड सप्लाई मिलेगा। इसके लिए आपने कोई आईटीसी यूज किया है तो वो भी इसका उसका रिफंड आप ले सकते हो, लेकिन ये जो 40 यूनिट्स है इनको जीरो रेटेड सप्लाई नहीं माना जाएगा, इनको सप्लाई मानेंगे लेकिन जीरो रेट सप्लाई नहीं मानेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट उस टाइम नहीं हुआ है जब सप्लाई हुआ है वैसा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है, इसके केस में अगर आपने कुछ आईटीसी लिया है तो उसका रिफंड आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ 60 के लिए ही मिलेगा, जो कि एक्चुअल में रिफंड हो गया है, जिसके लिए आपको पैसे भी मिले हैं, ठीक है। देन ये सब हमारा हो गया है। प्रोसेस ऑफ रिफंड क्लेम, प्रोसेस ऑफ रिफंड क्लेम में क्या है, अमाउंट और टाइम। तो आपको, अब जैसे गवर्नमेंट क्या चाहती है कि एक्सपोर्ट प्रमोट करना चाहती है, तो जो भी जीरो रेट सप्लाईज है, जैसे ही आप एक्सपोर्ट जैसे ही आप आउटपुट आपने दिखाया कि मैंने आउटपुट किया है और उस पर इतना टैक्स पे किया है, तो गवर्नमेंट क्या बोला, 90% ऑफ द टैक्स रिफंड जो अमाउंट है आपका, वो हमको 7 दिन में ही आपको क्रेडिट कर देंगे, बाकी का जो बचा हुआ है वो आपको विद इन 60 डेज आपको दे देंगे, ठीक है। बट ये जो 90% है, ये किसको नहीं मिलेगा प्रोविजनल रिफंड, अगर आप पिछले 5 साल में कभी भी प्रोसिक्यूट हुए हो फॉर एनी ऑफेंस जिसकी वैल्यू, ऑफेंस की वैल्यू 2.5 करोड़ से ज्यादा है, उस केस में आपको ये रिफंड प्रोविजनल बेसिस पे नहीं मिलेगा, उस केस में आपको नॉर्मल रिफंड मिलेगा। जो आपके ऑफिसर है वो प्रॉपर पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद उनको सही लगेगा तो ही आपको देंगे, तो आफ्टर 60 डेज। अच्छा, डेफिशिएंसी मेमो जो आपने एप्लीकेशन फाइल करी, तो हो सकता है वो प्रॉपर नहीं हो, तो वो क्या बोलेगा आपको, जो ऑफिसर है वो डेफिशिएंसी मेमो भेजेगा कि आपको ये सब चीजें इसमें करेक्ट करके आप वापस से एप्लीकेशन फाइल करो, ठीक है। आपने एप्लीकेशन फाइल करी, एप्लीकेशन एकदम प्रॉपर है, बट पीओ को लग रहा है कि आपको यहाँ पर रिफंड नहीं मिलना चाहिए क्योंकि आपने बर्डन पास ऑन कर दिया है, तो वो रिफंड जो है वो गवर्नमेंट खुद नहीं रखेगी, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि ये हमारा पैसा नहीं है। अब पैसा तो जाएगा कहाँ, तो पैसा भेज देंगे वो लोग कंज्यूमर वेलफेयर फंड को, ठीक है। उसके बाद अगर जो एक्चुअल कस्टमर जिसको पास ऑन हो चुका है उसको पता चलता है कि अगर मेरा पैसा इधर चला गया है, तो वो फिर कंज्यूमर वेलफेयर फंड से रिफंड ले सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करेगी, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ट्रांसफर कर देगी। फिर अगर बाद में कभी कस्टमर आया कि ये तो बर्डन मेरे ऊपर आया था और मुझे पैसा चाहिए, तो वो आप कैसे क्लेम करो, फिर कंज्यूमर वेलफेयर फंड से। और अगर पीओ को लगता है कि हाँ ये जो ट्रांजैक्शन है जेन्युइन है, रिफंड का जो ये जो उसका बर्डन है वो आपने ही बियर किया है, तो आपको ही रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। देन ये सब अगर उसको लगता है कि आपका रिफंड क्लेम गलत है, तो आपको शो कॉज नोटिस भी इशू करेगा, आपको 15 दिन में उसको रिप्लाई करना है। अगर कभी उसे लग रहा है ऑफिसर को कि आपका कोई दूसरा मैटर पेंडिंग है जहां पे आपकी लाइबिलिटी आ सकती है और हो सकता है कि आप वो पे नहीं करो, तो वो क्या कर लेंगे, आपका रिफंड क्लेम होल्ड कर लेंगे और बाद में उसको अगर वो लाइबिलिटी सही हो गई आपकी, मतलब आपने उसका पेमेंट कर दिया, तो ही आपको रिफंड मिलेगा। तो ये क्या कौन कर सकता है, ये कमिश्नर कर सकता है, कमिश्नर के ऊपर है, ठीक है। तो अब थोड़ा बोरिंग हो गया है टॉपिक, तो हम लोग है ना इसमें इंटरेस्टिंग चीज करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। ऑल्दो इतना भी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, बट न्यूमेरिकल करेंगे तो थोड़ा आपकी भी एक्टिविटी होगी,
तो इट वुड बी बेटर, ठीक है। तो अब हम लोग जाते हैं रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी पे, ठीक है। अनयूटिलाइज्ड आईटीसी अगर आपका है तो उसका रिफंड आपको कैसे क्लेम करना पड़ेगा, ये एग्जाम में आता भी है और इसका एक न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है, 5 नंबर 8 नंबर का। तो इस पे क्या होगा, अगर आपने जीरो रेटेड सप्लाई किया है, अब क्या कर रहा हूं मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले तो समझाता हूं इस केस में, दोनों के केस में क्या क्या होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक जीरो रेटेड सप्लाई किया, ठीक है। अब जीरो रेट सप्लाई कर रहे हो तो आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। ये मैं ऑप्शन 1 रख रहा हूँ, ये ऑप्शन 2 रख रहा हूँ। आपने 100 रुपए के गुड्स लिए थे, ठीक है, उस पे 18 रुपीज जीएसटी पे किया था, 118, ये आपके पास गुड्स आ गए। ये 18 का आपके पास आईटीसी पड़ा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि आप आउटपुट पे टैक्स पे कर दो, ठीक है। मतलब आपने 200 का गुड सेल किया है, 36 रुपीज आपका आईजीएसटी है, ठीक है। तो आपका 236 रुपीज, ठीक है। या आप जो 36 रुपीज है ये आप गवर्नमेंट को पे कर दोगे, 200 रुपीज आप अपने जो वहां का आपका कस्टमर है, जो वहां का इंपोर्टर है दूसरी कंट्री का, उसको उससे आप कलेक्ट कर लोगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपको ये 36 रुपीज पे करना है तो आप पे कैसे करोगे। 18 रुपीज आप ये यूज कर लोगे क्रेडिट, और 18 रुपीज आपको कैश पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे रिफंड क्लेम फाइल करना है, तो मैं रिफंड क्लेम 36 का फाइल करूंगा कि 18 का फाइल करूंगा, बताओ। ओके, ठीक है। तो देखो इस केस में गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अगर आप आउटवर्ड पे टैक्स पे कर रहे हो ना, अगर आप आउटवर्ड में टैक्स पे कर रहे हो तो हम मान लेंगे कि आप आईटीसी यूज कर रहे हो और आपके आईटीसी का बैलेंस कभी भी पेंडिंग नहीं बचेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या मान लिया कि ये जो 18 रुपीज है ये कभी भी आपके पास अक्यूमुलेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप आउटवर्ड पे तो टैक्स पे कर ही रहे हो, ठीक है। तो आपका ये बैलेंस कभी नहीं बचना चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, इस केस में सिर्फ हम आपको इसका ही रिफंड देंगे, सिर्फ आउटवर्ड का ही रिफंड देंगे। क्यों, क्योंकि ये इनपुट आप आउटपुट के लिए यूज कर सकते हो, राइट। ये 18 रुपीज आप यूज कर लोगे आईटीसी, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, हम आउटवर्ड का रिफंड दे रहे हैं, मतलब हम आपको 36 का रिफंड दे रहे हैं। अब इन ऑल अगर आप शॉर्ट में देखो तो ये 36 में आपका ये 18 भी आ गया है, ठीक है। तो आपको एक ही रिफंड मिला और आपका दोनों काम हो गया कि आपने जो आईटीसी, जो आपके इनपुट पे रिफंड था, इनपुट पे जो आपने टैक्स पे किया था, किसको पे किया था, आपने कस्टमर को पे किया होगा और कस्टमर ने ये गवर्नमेंट को दे दिया होगा 18 रुपीज। तो ये वाला 18 रुपीज इसका भी आपको रिफंड मिल गया गवर्नमेंट से, और 18 रुपीज जो कैश भी दिया था वो भी आपको रिफंड मिल गया। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, अब वापस से आपको इस 18 का बेनिफिट हम नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने आपको आउटपुट का दे दिया है और वो आउटपुट में आपका इंक्लूडेड भी इनपुट भी इंक्लूडेड था। आया क्या समझ में आपको, बताओ इस केस में। ठीक है, तो अगर आप आउटपुट पे टैक्स पे कर रहे हो तो आपको आउटपुट का बेनिफिट मिलेगा। आउटपुट पे आपने जितना भी रिफंड किया, टैक्स पे किया है, पूरा आपको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। तो पूरा आपको 36 रिफंड मिलेगा, सिर्फ 18 नहीं, आपको पूरा 36 का मिल जाएगा। इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो कि आपको इनपुट का भी मिल गया और आपको आउटपुट पे भी जो आपने जीएसटी पे किया पूरा आपको क्रेडिट मिल गया, आपकी जेब से कुछ भी नहीं गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेकेंड केस में, ठीक है। सेकेंड केस में भी आप जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो आपने 100 के इनपुट लिए, 18 उस पे जीएसटी पे किया, किसको पे किया, आप अपने वेंडर को पे करोगे, वेंडर गवर्नमेंट को पे कर देगा, ठीक है। देन आप जब सप्लाई कर रहे हो आउटवर्ड सप्लाई, तो आपने सिर्फ 200 किया, मतलब विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। ये आपके पास दूसरा ऑप्शन था, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। अब यहाँ पर आपका कुछ जीएसटी नहीं है, ठीक है। तो अब ये जो है 18 रुपीज ये आपका अक्यूमुलेट होता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम आपको अब इसका रिफंड
दे देंगे, ठीक है। तो इनपुट का रिफंड आपको कब मिलेगा? तभी मिलेगा जब आप आउटपुट पे कोई टैक्स चार्ज नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक टाइप से आप बोल सकते हो कि एक टाइप से ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर ही है, एक टाइप से कि आप इनपुट पे ले रहे हो, इनपुट पे आप टैक्स पे कर रहे हो, लेकिन आउटपुट आपका उस पर कुछ टैक्स नहीं, वो जीरो रेटेड है। इसलिए उस केस में क्या हो जाएगा, आपको ये 18 का रिफंड मिल जाएगा, क्यूमुलेटेड आईटीसी का। अच्छा, अगर थर्ड केस हो गया आपका जिसमें आप एग्जम्प्ट सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपने इनपुट में तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा और आउटपुट पे आपका टैक्स नहीं है। अब इसका मेरे को रिफंड मिलेगा क्या? बताओ, इस 18 का रिफंड मिलेगा क्या? नहीं, ये 18 में आईटीसी ले ही नहीं सकता इन द फर्स्ट प्लेस, तो मेरे बैलेंस में आने की तो बात ही नहीं आती है। ये मुझे उसी टाइम रिफंड रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसका मुझे रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग फोकस करने वाले हैं इन दोनों पे, ठीक है। इसमें भी ये वाला जो रिफंड है आउटपुट पे, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इस पे कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। जितना भी आपने आउटपुट पे टैक्स पे किया है पूरा के पूरा आपको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। आपको दिक्कत पता है कहां पे आएगी? दिक्कत यहां पर आएगी, और ये क्यों आएगी ये मैं आपको बताता हूं। देखो, अब आप जब सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है आपने जीरो रेटेड सप्लाई भी करे हो और अदर देन जीरो रेटेड, हाँ, अदर देन जीरो रेटेड भी आपने किया हो, ठीक है। और जो आपको इनपुट मिला है, ठीक है, अभी जो इनपुट मिला है ना, आपको 100 का इनपुट मिला है, 18 आपने उसमें जीएसटी पे किया है। अब ये आप बता नहीं सकते हो कि इसमें कितना इनपुट गया है, मतलब अगर आप यूनिट्स की बात करो तो हो सकता है ये आप बता नहीं पाओ, सारा मिक्स हो जाता है, ठीक है। और आपने यहाँ पे कितना पे किया है, ठीक है। तो अब ये जो 100 रुपीज है, ये फॉर एग्जाम्पल 100 यूनिट्स है। तो आप मुझे एक बात बताओ, लॉजिकल मेथड कि मैं इन दोनों में बाइफरकेट कैसे करूं ये 18 का क्रेडिट, क्योंकि ये जो अदर टैक्सेबल है, ठीक है, यहाँ पर तो मैंने टैक्स पे किया होगा आउटपुट पे, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल 50 रुपए का मैंने 100 रुपए का मैंने आउटपुट किया है, ठीक है, और उस पर मैं 9 रुपीज टैक्स भी पे कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी 18 रुपीज। तो इसमें तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ आईटीसी का, ठीक है। और यहाँ पर मैंने 100 का किया है बट चार्ज कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे को रिफंड लगेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, सबसे बेस्ट पॉसिबल वे, हर बार गवर्नमेंट को जब भी कुछ समझ में नहीं आती तो क्या करती है वो, टर्नओवर बेसिस पे, ठीक है। तो ये जो टर्नओवर है और ये जो टर्नओवर है, इसको दोनों को आप कंपेयर कर लो, 50-50% है, तो 9 रुपीज आप क्या मान लोगे कि आपका चला गया जीरो रेटेड के लिए, और 9 रुपीज आपको क्या चला गया टैक्सेबल के लिए, और इसका आपको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा इतना सा चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसका जो बेसिस है वो क्या है, टर्नओवर बेसिस। अब जो इसका फॉर्मूला है वो थोड़ा मैं आपको बताता हूं, ये है उसका फॉर्मूला, ठीक है। आपने क्या किया, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, तो जीरो रेटेड का जो भी आपका गुड्स का सप्लाई है वो आपने ऐड कर दिया, प्लस टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो ये क्या हो गया आपका पूरा जीरो रेटेड, ठीक है, क्योंकि इसका ही आपको रिफंड मिलेगा। डिवाइड क्या करोगे आप, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर नहीं बोला है, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर बोला है, हम इसको देखते हैं इसका एडजस्टमेंट क्या है, और मल्टीप्लाई कर दोगे आप किससे, नेट आईटीसी से। तो ये क्या हो गया आपका मैक्सिमम रिफंड अमाउंट। अब जैसे आप एक मंथ की बात कर रहे हो, ठीक है, तो एक मंथ में जितना भी आपने जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स लिया है प्लस जीरो रेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज करिए, सॉरी आउटपुट की बात कर रहा हूं मैं, जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स दिए हैं या फिर जीरो रेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज दी है, डिवाइड बाय टोटल एडजस्टेड टर्नओवर फॉर दैट पीरियड, फॉर दैट मंथ, इनटू जितना भी आपको उस मंथ में आईटीसी आया है, जितना आपने क्रेडिट क्लेम किया है वो, ये क्या हो गया आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड। इससे ज्यादा आप रिफंड क्लेम फाइल नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब इन दोनों को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है, इसके लिए आपका चार्ट है। आपको क्या करना है, ये आपका न्यूमरेटर है जीरो रेटेड टर्नओवर, इसमें क्या होगा, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, क्योंकि विद पेमेंट ऑफ टैक्स तो क्या हो जाएगा, उसमें आपको रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है, वो आपका नॉर्मल सप्लाई टाइप ही हो गया। अब इसमें भी कैसा है, आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा, टर्नओवर ऑन विच रिफंड क्लेम अंडर
अब ये 89 एक रूल है, 89(4)A और 89(4)B, इसमें क्या होता है, ये आपका वो डीम्ड एक्सपोर्ट था ना, उसका है। तो अब जैसे क्या हो गया, आप हो एक एक्सपोर्टर, ठीक है, अब आप एक्सपोर्टर हो, आपने जो गुड्स लिए हैं, ठीक है, ये वाले गुड्स फॉर एग्जांपल आपने अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन लिए हैं, ठीक है, तो आपने अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन लिए हैं, तो ये क्या हो गया आपका डीम्ड एक्सपोर्ट। तो 100 + 18 आपका डीम्ड एक्सपोर्ट। अब ये जो 18 है, ठीक है, इसमें या तो आप क्रेडिट ले लो, सॉरी आप रिफंड ले लो, या तो जो सप्लायर है आपका वेंडर, ठीक है, उसको बोल दो कि रिफंड तुम ले लो, मुझे नहीं लेना है, ठीक है। अब अगर आपने सप्लायर को बोल दिया कि इसका जो रिफंड है ये आप ले लो, तो अब आपको रिफंड मिलेगा क्या? ये आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि उसमें वो टर्नओवर आपको माइनस करना पड़ेगा। मतलब अब इसमें भी क्या है, आपके टर्नओवर अलग अलग होंगे। एक तो नॉन जीरो रेटेड हो गया, ठीक है, देन जीरो रेटेड हो गया, बट जीरो रेटेड में भी कौन सा, वो वाला टर्नओवर जिसमें आपने ये गुड्स का यूज किया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 4A 4B वाला, मतलब वो टर्नओवर जिसमें आपने गुड्स का यूज किया है, और अदर जीरो रेटेड, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, फॉर दिस एक्सटेंट आपको रिफंड नहीं मिलेगा, टू दिस एक्सटेंट भी आपको रिफंड नहीं मिलेगा। समझ रहे हो क्यों नहीं मिलेगा? बताओ, ये समझ में आया क्या आपको? ये वाला, इसका रिफंड आपको क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसका रिफंड ऑलरेडी जो सप्लायर है वो ले चुका है, ठीक है। जो नॉन जीरो रेटेड है और जो वैसा टर्नओवर है जिसमें आप आउटपुट पे टैक्स पे कर रहे हो और फिर रिफंड ले रहे हो, तो वो भी आपने उसमें इनपुट यूटिलाइज कर लिया है, ठीक है, वो आपका क्रेडिट बैलेंस में नहीं बचेगा, ठीक है। तो इसका भी आपको नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ मिलेगा किसका, अदर जीरो रेटेड का। तो इसीलिए विपुल इज आस्किंग, विपुल आप सबसे पहले तो है ना, जो ये कर रहे हो ना क्वेश्चन, ये सिर्फ मुझे ही दिख रहे हैं, बाकी को नहीं दिख रहे हैं, तो आप इसको प्राइवेटली की जगह टू एवरीवन करोगे तो सबको आपका क्वेश्चन भी दिखेगा। तो विपुल इज आस्किंग, सप्लायर विद पेमेंट ऑफ टैक्स विद पेमेंट रिफंड करेगा, राइट। अब देखो, ये जो सप्लायर है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये गवर्नमेंट को 18 रुपीज पे करेगा और फिर रिफंड लेगा, क्योंकि डीम्ड एक्सपोर्ट में हमेशा आपके पास यही ऑप्शन है, आप विदाउट पेमेंट नहीं कर सकते हो। पहले आप गवर्नमेंट को पे कर दो 18 रुपीज, ठीक है, उसके बाद मतलब ये आप कब पे करोगे, टाइम ऑफ सप्लाई के टाइम पे, जैसे आपने गुड्स रिमूव करे। अब गुड्स एक बार आपको पहुंच गए, एक बार गुड्स आपको पहुंच गए, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो आपका ऑथराइज्ड ऑफिसर है, मतलब जिसका जुरिसडिक्शन है आपके ऊपर, उससे आपको एक डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा कि हाँ ये मुझे मिल गया है गुड्स, ठीक है। वो आपको सप्लायर को लेना पड़ेगा, फर्स्ट चीज वो हो गई। सेकेंड चीज, आपको एक्सपोर्टर से, मतलब जैसे अगर आप एक्सपोर्टर हो तो आपको अपने सप्लायर को एक और डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, क्या, कि इसका जो आईटीसी है वो आप नहीं लोगे, ठीक है, और उसका रिफंड भी आप क्लेम फाइल नहीं करोगे, ठीक है। आपने डिक्लेरेशन दे रखी है ऑलरेडी कि आप उसका रिफंड क्लेम फाइल नहीं करोगे, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, आपने ऑलरेडी डिक्लेयर किया था कि आप इस पे रिफंड नहीं करोगे क्लेम, तो इसलिए आपको ये वाला जो टर्नओवर है इस पे भी आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो ये क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया 4A 4B वाला। इसके अलावा जो भी जीरो रेटेड है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, वो आप उसको रख सकते हो, सिर्फ वही आपको ऐड करना है, ठीक है। अब ये हो गया आपका जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स। सेकंड है जीरो रेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब सर्विसेज में आपको याद दिला दूं, सर्विसेज में दोनों चीजें कंपलसरी। आपको रिफंड कब मिलेगा, जब आपने सर्विस भी कर दी है और आपको पेमेंट भी रिसीव हो गया है, तभी आपको रिफंड मिलेगा। अगर दोनों में से एक भी चीज नहीं है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ऐसा कोई पूरे मंथ में, ठीक है, हम फॉर एग्जांपल अप्रैल मंथ की बात कर रहे हैं, तो आपने क्या किया, अप्रैल में 100 रुपए की सर्विस दी और पूरे 100 रुपए का आपको पेमेंट भी मिल गया। बताओ, इसका मैं रिफंड ले सकता हूं क्या? उसी मंथ में आपने इनवॉइस रेज किया, उस मंथ में सर्विस दी, उस महीने में आपको पेमेंट भी मिल गया, इसका मैं ले लूं क्या रिफंड? तो ठीक है, इसका मैं रिफंड ले लेता हूं क्योंकि दोनों चीजें सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है, इसका रिफंड मुझे मिल जाएगा। देन
अगर मुझे सिर्फ एडवांस मिला है, मतलब क्या हुआ है, मुझे सिर्फ पेमेंट मिला है, मैंने अभी तक सर्विस नहीं दी है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अप्रैल में मैंने, अब हम लोग अप्रैल की बात कर रहे हैं, तो आपने ये 100 का तो ले लिया, जो आपने सर्विस भी अप्रैल में दी थी, पेमेंट भी आपको अप्रैल में ही मिल गया। अब कुछ आपको एडवांस मिला है 100 रुपीज, जिसकी सर्विसेज अभी तक आपने नहीं दी है, ठीक है। तो सर्विसेज नहीं दी तो आपने इनवॉइस भी रेज नहीं किया होगा, लाइबिलिटी भी नहीं आएगी इनवॉइस रेज करने की। इनवॉइस रेज करने की लाइबिलिटी कब आती है, सर्विस दी है उसके 30 दिन में आपको इनवॉइस रेज करना है, ठीक है। आपने सिर्फ पेमेंट मिला है, सर्विस नहीं दी है, बताओ इसका रिफंड मिलेगा क्या? इसका रिफंड आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सर्विस तो आपको एटलीस्ट सर्विस देनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप एलिजिबल होगे रिफंड के लिए, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में अगर सर्विस ही नहीं रहेगी तो उसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। तो इसमें भी आपको ये जो है, आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब आपने एडवांस रिसीव किया है बट सर्विसेज नहीं दी है, तो उसको आप अभी रिफंड क्लेम नहीं कर सकते, आपको वेट करना पड़ेगा, जब आप सर्विसेज दोगे उसके बाद आप रिफंड क्लेम करना, ठीक है। अब ये जो सेम केस है ना, ये पिछले मंथ में भी था, मार्च में भी सेम आपके साथ ऐसे ही हुआ होगा, आपने एडवांस रिसीव किया होगा लेकिन उसके लिए रिफंड नहीं क्लेम किया होगा, बट अब आपने इस मंथ में उसकी सर्विसेज दे दी है। मतलब क्या है, ये जो पेमेंट है ये आपको मार्च में मिला था, ठीक है, बट जो सर्विसेज है वो आपने अप्रैल में दे दी है। अब बताओ इसका मिल जाएगा क्या रिफंड? मिलना चाहिए क्या इसका रिफंड? ये वाले सेकंड केस का पेमेंट आपको पहले ही मिल गया था, सर्विस आपने आज दी है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि इसका भी आप रिफंड ले सकते हो, ठीक है। तो हमने पूरा जो टर्नओवर है, एक्सपोर्ट टर्नओवर हो, उसको सबसे पहले कितने दो पार्ट में बाइफरकेट किया, गुड्स और सर्विसेज, और उसमें भी आपको क्या लेना है, सिर्फ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, क्योंकि अगर आपने आगे टैक्स पे कर दिया तो वो आईटीसी आपने यूज कर लिया होगा, वो आपके बैलेंस में पड़ा होना ही नहीं चाहिए, अनयूटिलाइज्ड वो नहीं है, अब वो यूटिलाइज हो चुका है, तो इसलिए आप सिर्फ क्या लोगे, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, यहाँ पर भी विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स ही लोगे, ठीक है। उसमें भी आपने बाइफरकेट किया, अगर ये जो टर्नओवर है ये 4A 4B वाले प्रोडक्ट्स यूज करके आपने सप्लाई किया है, तो उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, उसका आपको रिफंड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका रिफंड जो सप्लायर है वो ले चुका है, आपको सिर्फ कितना मिलेगा, बचे हुए का, ठीक है। और अब सर्विसेज में भी आप क्या करोगे, सिर्फ उनका ही रिफंड लोगे जो आपको सर्विस भी आपने दे दी है और आपको पेमेंट भी रिसीव हो चुका है, उन दोनों होगा तो ही आपको उसका क्रेडिट, उसका रिफंड मिलेगा, ठीक है। तो आपको जो एडवांस मिला है आगे सर्विसेज देने के लिए, उसका रिफंड नहीं मिलेगा। दोनों एक साथ हो गया है, इसी मंथ में आपने सर्विस भी दे दी, आपको पेमेंट भी मिल गया है, तो पूरा रिफंड मिल जाएगा। ऐसी कुछ सर्विसेज जो कि आपने पेमेंट आपको पहले मिला था एडवांस में, बट सर्विस आपने आज दी है, तो दोनों क्राइटेरिया आपके सेटिस्फाई हो गए हैं, तो आज आप उसका रिफंड ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारा न्यूमरेटर तैयार, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, डिनोमिनेटर, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। अब एडजस्टेड टोटल टर्नओवर क्या होगा, तो अब इसमें क्या होगा, ये आपका डिनोमिनेटर है, ठीक है। सबसे पहले आप जो एग्जेम्प्टेड है, एग्जेम्प्टेड टर्नओवर अदर देन जीरो रेटेड, ठीक है। अब एग्जेम्प्टेड टर्नओवर अदर देन जीरो रेटेड क्या हो सकता है, कभी कभी कुछ कुछ एग्जेम्प्टेड टर्नओवर अगर आपने सप्लाई किया है किसको, एसईजेड को, तो वो क्या बन जाता है, जीरो रेटेड, वो एग्जेम्प्टेड, अपना उसकी एग्जेम्प्टेड का नेचर उसका खत्म हो जाता है, ठीक है। खत्म तो नहीं बोल सकते, बट उसमें आईटीसी के पर्सपेक्टिव से खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अब वो आप माइनस कर दो, ठीक है। फिर जो टर्नओवर है आपका 4A 4B वाला, वो भी आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आपने न्यूमरेटर में से माइनस किया, आप डिनोमिनेटर में से उसको माइनस कर दोगे, ठीक है। अब आपका क्या बचा, टैक्सेबल रेट, टैक्सेबल प्लस जीरो रेट बचा, आपने एग्जाम यहाँ से हटा दिया। इसमें आपको गुड्स और सर्विसेज बाइफर्केशन करना है, ठीक है। तो जो आपका टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल गुड सप्लाई है वो भी ले लोगे, जीरो रेटेड गुड सप्लाई है वो भी ले लोगे, टैक्सेबल सर्विस सप्लाई है वो भी ले लोगे, और जीरो रेटेड सप्लाई वो लोगे कौन सा वाला, जो कि आपने यहां पर कैलकुलेट किया है, ठीक है, पूरा, क्योंकि आपको नीचे भी आपको टर्नओवर कौन सा लेना पड़ेगा, जो कि आपको एक्चुअली सर्विस भी हो गई है और पेमेंट भी हो गया है, तो ये वाला टर्नओवर आप कौन सा लोगे, ये वाला लोगे, ऊपर से जो लाओगे वो, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका डिनोमिनेटर रेडी। अब आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, कि पूरे साल में, पूरे मंथ में आपको क्रेडिट कितना मिला है, ठीक है। तो आपने कितना क्रेडिट लिया है, तो ये आपने जितना भी क्रेडिट लिया है नेट आईटीसी,
उसमें से जो 4A4B वाला है, ठीक है, अगर आपने आईटीसी 4A4B वाला लिया है, ठीक है, तो वो आप इसमें ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है, वो आपको हटाना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ है तो उसमें आप इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज का ले सकते हो, कैपिटल गुड्स का नहीं ले सकते, ठीक है। कैपिटल गुड्स का आपको रिफंड नहीं मिलेगा, आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर लो आगे जा जाके, जितना आपको कैरी फॉरवर्ड करना आईटीसी वो कर सकते हो, लेकिन आपको उसका रिफंड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हैवी अमाउंट होता है, ठीक है, और आपको आप पूरा एक ही मंथ में पूरा कैपिटल गुड्स बोल सकते हो क्या यूज हो गया है? नहीं बोल सकते, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, इसको हम रिफंड नहीं देंगे, अब इसको आगे आपको यूज करना है तो आप आगे इसको यूज कर लो, ठीक है। और यहाँ पर एक बेनिफिट आता है किस चीज का? विथ पेमेंट ऑफ टैक्स का। मैं आपको समझाता हूं। हमारे दो केसेस थे, ये देखो, ये वाला केस क्या था, जब आप आउटपुट पे टैक्स पे कर रहे हो, ठीक है, और उसके लिए यूज क्या कर रहे हो आप? इनपुट, और बाकी आपको कैश से पे करना पड़ रहा है, ठीक है। अब जब आप ये 18 रुपीज यूज कर रहे हो, ठीक है, इसमें जो आपका क्रेडिट है ना, इसमें आपका कैपिटल गुड का भी क्रेडिट इंक्लूडेड होगा, तो आप कैपिटल गुड का क्रेडिट यूज कर सकते हो फॉर द पेमेंट ऑफ योर आउटपुट लाइबिलिटी, ठीक है। तो इसमें क्या आपने तीनों यूज कर लिए, आपने इनपुट भी यूज कर लिया, इनपुट सर्विस भी यूज कर लिया, और कैपिटल गुड्स का क्रेडिट भी यूज कर लिया फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट लाइबिलिटी, और आपको आउटपुट का पूरा रिफंड भी मिल गया, ठीक है। तो इन शॉर्ट इसमें आपकी जेब से कुछ लगा नहीं, आपको रिफंड जो है वो फटाफट मिल गया, कैपिटल गुड्स का भी इनफैक्ट। बट यहां पर ये जो रिफंड है, इसमें सिर्फ आपको इनपुट और इनपुट सर्विसेज का ही रिफंड मिलेगा, कैपिटल गुड्स का रिफंड नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये आपको बेनिफिट किसमें है? अगर आपका कैपिटल गुड्स बहुत हैवी है, बहुत ज्यादा वैल्यू का अगर आप कैपिटल गुड्स ले रहे हो ना, तो आपको ये मेथड फॉलो करना चाहिए। कैपिटल गुड्स थोड़े बहुत हैं जो आप आगे आप उसको यूटिलाइज कर लोगे, आगे उसको आप यूज करोगे, और बाद में आपको जो दूसरा टर्नओवर भी है, अगर जीरो रेट के अलावा भी आपका टर्नओवर है, उसमें आप यूज कर सकते हो, तो भी आपका ये वाला आपको बेनिफिशियल है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको इमीडिएटली रिफंड मिल जाएगा, 60 डेज में आपको रिफंड आ जाएगा इस केस में, जब आप एप्लीकेशन फाइल करोगे उसके 60 डेज में। और इसमें क्या होगा, इसमें भी आपको पहले पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब जब आपने इनपुट लिया, उसके बाद आपने जब उसको यूज करोगे, फिर आप आउटपुट करोगे, उस टाइम के उसके बाद आपको 60 डेज में रिफंड मिलेगा। तो ये दोनों हो गया। एक क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट, उसके बाद हम आज का सेशन एंड करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ना, ये नवंबर 19 में आया था, ठीक है। तो हम एक बार ये देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें, ये जो ऊपर का टेक्स्ट दे रखा है, ये सब मसाला, दिस इज अभी कुछ इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं दे रखा है, ठीक है। तो ये सब दे रखा है, डिलाइट एक्सपोर्टर है, कहाँ के हैं, और उन्होंने सब विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए अप्लाई कर दिया है, वो सब चीजें, ठीक है। फर्स्ट है आपका टर्नओवर एक्सक्लूडिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मतलब किसका टर्नओवर है? ये गुड्स का टर्नओवर है, ठीक है, बट इंक्लूड्स एग्जम्प्ट सप्लाईज ऑफ 8 lakhs एंड इनवर्ट सप्लाईज ऑफ 2 lakhs, ठीक है। तो ये आपका कौन सा है? टर्नओवर ऑफ गुड्स, जिसमें 8 लाख का एग्जम्प्ट भी इंक्लूडेड है, और 2 लाख का आपका इनवर्ट सप्लाई भी इंक्लूडेड है। देन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर बॉन्ड, ये कितना हो गया? 12 lakhs आपका जीरो रेटेड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई। फिर एक्सपोर्ट सर्विस अंडर बॉन्ड, ये कितना है आपका? 48 lakhs आपने सर्विस दी है इस मंथ में, ठीक है। नॉन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ये आपको कितनी दे रखी है? 10 लाख। ये हमको किसमें काम आएगा? ये डिनोमिनेटर निकालने के लिए काम आएगा। देन पेमेंट रिसीव टूवर्ड्स जीरो रेटेड सप्लाईज विच इंक्लूड्स 12 lakhs अगेंस्ट विच सर्विसेज आर येट टू बी सप्लाइड। तो अब ये जो है ना, ये आपको बता रहा है, अब यहाँ पे आपको एक अजम्पशन लेना पड़ेगा कि ये जो पेमेंट की बात कर रहा है ना, ये सर्विसेज के लिए बात कर रहा होगा, क्योंकि पेमेंट हमको रेलेवेंस पेमेंट का कब आता है? सर्विसेज के केस में ही आता है। तो सर्विस में ही हमको एक्सपोर्ट तभी मानेंगे जब आपको पेमेंट मिलेगा फॉरेक्स में, ठीक है। तो ये क्या मानना पड़ेगा आपको कि सर्विसेज की बात कर, तो उसमें क्या है,
आपको पेमेंट कितना मिला है 48 लाख, लेकिन उसमें से 12 लाख की सर्विस आपने अभी तक नहीं दी है, तो ये क्या करना पड़ेगा आपको, बताओ। ये 12 लाख का क्या करूंगा मैं, गाइस आर यू देयर? ये 12 लाख मुझे एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सर्विसेज अभी नहीं दी है, तो मैं उसका रिफंड भी नहीं ले सकता। फिर 6th पॉइंट क्या है, एडवांस रिसीव्ड इन पास्ट अगेंस्ट विच जीरो रेट सप्लाईज हैव बीन मेड इन द करंट ईयर। अब ये बताओ, ये 14 लाख का मैं क्या करूंगा, एडवांस मैंने पहले लिया था, उस टाइम मैंने रिफंड लिया होगा क्या, नहीं लिया था। अब मैंने क्या करा है, सर्विसेज दे रहा हूं, तो मैं अब उसका रिफंड ले लूंगा, ठीक है। तो अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्या है, जीरो रेटेड सप्लाई, उसमें दो, एक तो आपके गुड्स हो गए, एक क्या हो गया आपके सर्विसेज। अब सर्विसेज के अंदर क्या है, सर्विसेज के अंदर आपका ये 48 लाख है, इसमें से आपको 12 लाख माइनस करना पड़ेगा और 14 लाख ऐड करना पड़ेगा। तो 48 माइनस 12 प्लस 14, तो आपका 50 लाख हो जाएगा। तो सर्विस का टर्नओवर कितना हो गया, 50 लाख हो गया। ये आपका जीरो रेटेड है, ठीक है। और गुड्स का, अब गुड्स में भी क्या है, तो जीरो रेटेड आपके दो टाइप के हो सकते हैं। तो जीरो रेटेड उन्होंने कितना बोल रखा है अभी, कि आपको जो जीरो रेटेड है वो है 12 लाख, ठीक है। तो 12 लाख आपका जीरो रेटेड हो गया। बट अब इन्होंने आगे क्या बोल रहे हैं, टर्नओवर ऑन विच सप्लायर्स हैव क्लेम्ड रिफंड अंडर 89(4)(a) एंड 89(4)(b). तो ये क्या हो गया आपका 6 लाख और 6 लाख। तो यहां से आपको 6 लाख यहां से आपको माइनस करना है। जो 6 लाख है, ये इसको मैं रेड कर देता हूं, ये आपको इंक्लूड नहीं करना है, सिर्फ ये जो 6 लाख है ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो रेटेड। तो अगर आप टोटल जीरो रेटेड देखोगे तो वो जाएगा 56 लाख, ठीक है। अब यहां पर मुझे लगता है कि एक फ्लॉ है, जो कि इनफैक्ट मैंने रूल्स भी चेक करे, रूल्स में भी यही चीज है कि अगर आपका जो ये वाला टर्नओवर है ना सर्विसेज के केस में 89(4) है, 89(4)(a)(4)(b), मतलब आपने सर्विसेज सप्लाई करी है आउटपुट में, बट उसके लिए आपने कुछ इनपुट्स लिए थे जो कि जीरो रेटेड, जो कि डीम्ड एक्सपोर्ट थे, ठीक है। तो वो हम लोग कभी भी यहाँ पे माइनस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे इंस्टीट्यूट ने भी माइनस नहीं किया है यहाँ से, इनफैक्ट जो लॉ है उसमें भी माइनस नहीं किया है, तो हम भी उसको माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको न्यूमरेटर में सिर्फ गुड्स के केस का जो है वही माइनस करना है, मतलब स्ट्रिक्टली आपको फॉर्मूले के बेसिस पे ही जाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 56, क्या हो गया आपका न्यूमरेटर रेडी हो गया, ठीक है। तो ये मैं कहीं पे साइड में लिख लेता हूँ, आपका जो 56 है डिवाइडेड बाय, हम लोग डिनोमिनेटर डालेंगे इसमें, ठीक है। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ और हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमको क्या देखना पड़ता है, डिनोमिनेटर, वो क्या होगा आपका एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, ठीक है। तो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, अब इसमें से मुझे सबसे पहले दो चीज एक्सक्लूड करनी पड़ेगी। बताओ दो चीजें मैं क्या एक्सक्लूड करूंगा, याद है क्या आपको, ये चार्ट दिखाएगा ये। तो सबसे पहले मुझे कोई एग्जम्प्ट टर्नओवर है वो हटाना पड़ेगा, ठीक है, अदर देन जीरो रेटेड, और जो 4A 4B है वो भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जाम टर्नओवर देख लेते हैं, एग्जाम कितना है, तो यहाँ पे बोल रखा है कि आपका 8 लाख एग्जाम है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 8 लाख, और 4A 4B वाला यहाँ पे, अब डिनोमिनेटर में आपको दोनों टर्नओवर लेना है, ठीक है, गुड्स का भी सर्विसेज का भी दोनों लेना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 12 लाख, ठीक है। अब ये बचा हुआ है, ये आपका रेड है पूरा, मतलब इसका आपको यूज नहीं करना है, इनको आपको एक्सक्लूड करना है। अब करना क्या है आपको ऐड, तो इसके नीचे मैं बना रहा हूं अब सर्विसेज और गुड्स का, ठीक है। तो मैंने बाकी बचा गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। अब गुड्स के अंदर भी आपके दो हो सकते हैं, एक तो जीरो रेटेड और एक अदर देन जीरो रेटेड, ठीक है। तो जीरो रेटेड कितना था आपका 12 था, लेकिन ये 12 में से भी, अच्छा मैं इसको जो है ना, ये जो ऊपर का 12 था मैं इसको 6 + 6 लिख रहा हूँ, 6 + 6, 6 आपका गुड्स का है, 6 आपका सर्विसेज का है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, सर्विसेज का आपका, सॉरी गुड्स का
जीरो रेटेड और अदर देन जीरो रेटेड। तो जीरो रेटेड कितना है, ये आपका 12 जीरो रेटेड था, उसमें से हमने 6 ऑलरेडी ऊपर डाल दिया है, तो बचा हुआ आपका 6 लाख जीरो रेटेड गुड्स हो गया। ठीक है, अब सर्विसेज का भी देख लेते हैं। सर्विसेज में भी दो हैं आपका, जीरो रेटेड और अदर्स। ठीक है, तो आपको जो जीरो रेटेड है वो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो 50 हमने कैलकुलेट किया था, अगर आपको याद हो तो 50 सर्विसेज का था और 6 आपका गुड्स का था। ठीक है, तो 6 आपने गुड्स का लिख दिया, सर्विसेज का आपका कितना हो गया 50 लैक्स। ठीक है, बट अभी इसमें ये जो 50 लैक्स है ना, इसमें ये 6 इंक्लूडेड होगा क्या, बताओ। हमने ऊपर न्यूमरेटर में ये 6 डिडक्ट किया था क्या, नहीं किया था, तो ये 6 इंक्लूडेड है इसके अंदर, तो ये हमको यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। माइनस हमने 6 कर दिया, तो आपका क्या हो गया 44 लैक्स, और ये इसको मैं कर रहा हूं ग्रीन। ठीक है, ये हमको इंक्लूड करना है। और नॉन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज कितना है आपका 10 लैक्स, तो यहाँ पर मैंने 10 लैक्स भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये आपका सर्विसेज का हो गया। अब आपका क्या बचा है, सिर्फ नॉन जीरो रेटेड गुड्स। ठीक है, अब आपका जो टोटल गुड्स का टर्नओवर है वो कितना है, वो है आपका 76 लैक्स। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं 76 लैक्स, इसमें से सबसे पहले ये एग्जम्प्ट माइनस कर दूं, तो 8 लैक्स माइनस कर दिया। उसके बाद इसमें 2 लाख का इनवर्ट सप्लाई भी है, बताओ इनवर्ट सप्लाई माइनस करूं या नहीं करूं। इनवर्ट सप्लाई आपका टर्नओवर होता है क्या, नहीं होता है, तो आपको उसमें से माइनस करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें आपका ये वाला 6 लैक्स भी इंक्लूडेड है। ठीक है, क्योंकि ये टोटल टर्नओवर है, इसमें 6 लैक्स भी इंक्लूडेड है, तो ये मैंने 6 लैक्स ये वाला माइनस कर दिया, और 6 लैक्स जीरो रेट जो है वो भी इसमें से माइनस कर दिया। तो ये कितना हो गया आपका 10 66 54, ये 54 लैक्स हो गया आपका। ठीक है, तो 54 लैक्स प्लस ये आपका 6 लैक्स था, तो 54 प्लस 6 प्लस 10 प्लस हो गया आपका 44। ठीक है, तो ये हमारा टोटल टर्नओवर आ गया। अब मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, नेट आईटीसी। ठीक है, अब नेट आईटीसी में आप आईटीसी किसका ले सकते हो रिफंड, वो देखना है आपको। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, आईटीसी ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज, तो आप इनपुट और इनपुट सर्विसेज का ही ले सकते हो, जो कैपिटल गुड्स है इसका रिफंड आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, फॉर द टैक्स पीरियड इंक्लूडिंग दोज अंडर 89(4)A 89(4)B। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये 12 लाख है, इसमें से आपको 2,40,000 इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो आप सिर्फ कितना ले सकते हो 9,60,000, तो वो 9,60,000 में यहाँ पे लिख रहा हूँ 9.6। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट करोगे, जो आपको अमाउंट आएगा उतना मैक्सिमम आप रिफंड ले सकते हो। अच्छा, अगर आपके पास अनयूटिलाइज्ड बैलेंस इस अमाउंट से कम है तो क्या करोगे, तो जितना अनयूटिलाइज्ड बैलेंस है उतना ही आप रिफंड ले सकते हो, उससे ज्यादा तो लोगे ही नहीं। ठीक है, अब जब आप रिफंड लोगे, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका कितना आ रहा है, एक मिनट में कैलकुलेट करता हूं, 4.55 लैक्स, निकिता इज सेइंग 4.55 लैक्स, तो 4.55 लैक्स आपका क्या गया मैक्सिमम रिफंड। अच्छा, आपके पास अनयूटिलाइज्ड बैलेंस जो है ना, वो अगर 4 लैक्स ही है, तो आप रिफंड कितना क्लेम कर सकते हो, बताओ। आप 4 लैक्स ही कर सकते हो। अगर आपके पास बैलेंस ज्यादा है 5 लैक्स है, तो आप कितना रिफंड क्लेम कर सकते हो, बताओ। अगर 5 लैक्स है तो मैक्सिमम लिमिट आपकी 4.55 लैक्स ही है। ठीक है, तो ये आपकी मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते हो रिफंड। ठीक है, तो आज हम लोग हमारा लेक्चर यही एंड करते हैं। ठीक है, आई नो थोड़ा हैवी हो गया होगा, बट ये आप एक बार और देख लेना, बुक में है ये एग्जाम्पल,